हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री से वो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो सीजीएल मेंस में स्पेशली 2017 के मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है, और इससे पहले 2011 से 2018 तक के सीरीज में मैंने ऑलरेडी 5 वीडियो बना रखी है ज्योमेट्री की। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देख लीजिए। और इस वीडियो में ये छठा वीडियो है और इसमें मेनली आपको 2017 मेंस के क्वेश्चन दिखेंगे ज्योमेट्री के, और एक दो क्वेश्चन मेंसुरेशन के भी इसमें आ गए हैं, तो उससे कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें भाई, पहले सवाल में क्या है अपने पास। यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है ABC, जिसमें आपको ये दिया है कि AB 12 है, AC 15 है, और त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ा वर्ग बनाया जा सकता है जिसके शीर्ष जो होंगे वो त्रिभुज के एक शीर्ष को स्पर्श करते हैं, तो उस वर्ग का अधिकतम संभव क्षेत्रफल कितना हो सकता है। कुल मिला के बात क्या है आप ये समझ लो। इसमें कह रहा है कि जो मैक्सिमम एरिया वाला हम स्क्वायर बनाएंगे उसका एरिया पूछ रहा है, ऐसे स्क्वायर का जिसका एक शीर्ष जो हो वो समकोण पर स्थित हो, यानी कि एंगल बी पर स्थित हो, वर्टेक्स बी पर कहेंगे हम लोग, शीर्ष बी पर स्थित हो। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं आपको बता दूं, जैसे AC की वैल्यू हमें 15 दे रखी है और AB 12 दे रखी है, तो आप नीचे वाला देखेंगे ये 3 4 5 ट्रिपलेट पे जा रहा है, 3 4 5 पे। जैसे 5 का 3 गुना है 15, 4 का 3 गुना है 12, तो ये 3 का 3 गुना 9 आएगा नीचे वाला। ठीक है, और आप ये याद रखिए कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो मैक्सिमम एरिया वाला स्क्वायर बनता है उसका साइड हम कैसे निकालते हैं, उसका साइड निकालते हैं बेस इंटू में हाइट बाई बेस प्लस हाइट। तो बेस मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, देखो एक बार, बेस इंटू में हाइट बाई बेस प्लस हाइट। ठीक है, और यहाँ पर बेस इंटू हाइट यानी कि 12 गुना में 9 हो जाएगा, और नीचे 12 और 9 जोड़िएगा तो 21 हो जाएगा, और ये 7 तियाँ 21 और 3 तियाँ 9, यानी कि ये आ गया 36/7। और यहाँ से अगर आप साइड का स्क्वायर कीजिएगा यानी कि एरिया लिखिएगा, तो ये साइड स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, हालांकि ऑप्शन इसमें से कट गया है, ऑप्शन अगर रहता तो और जल्दी हम कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं दोस्त। देखें भाई, इस सवाल में क्या है अपने पास। सेकंड क्वेश्चन, आपको एक PQRS 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग दिया गया है, जिसमें PQO जो है एंगल, PQO ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि POQ का यानी कि इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो ये बात समझ लो कि ऐसे त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता होगा कि बेस और हाइट चाहिए, या फिर हमें जो एंगल पता है उसके अगल बगल का साइड चाहिए, तो भी हम लोग 1/2 AB और साइन थीटा से एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमें बेस और हाइट का तो पता नहीं, लेकिन एक एंगल पता है, तो एंगल पता होने के कारण हम एंगल पर ही बात करेंगे। अच्छा एक बात सोचो आप, जैसे ये एंगल हमें पता है और ये 8 है अपने पास, सारा साइड इसका 8 है। अब आप एक बात बताओ कि अगर एक साइड पता है, एक एंगल पता है, अगर हमें QO भी पता होता ये वाला साइड, तो हम इजीली 1/2 AB और साइन थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते और यहाँ पे आंसर निकाल लेते एरिया का। लेकिन वो चीज़ हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं। और देखिए क्या करना पड़ेगा ऐसे में आपको। एक काम करते हैं, आप ये समझो कि ये 8 है तो ये भी 8 है, और ये वाला जो लाइन है ये कॉमन है दोनों त्रिभुज में। मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज PQO की, और साथ ही साथ त्रिभुज QOR की। ठीक है, इस दोनों त्रिभुज में आप देखिए कि एक एक साइड तो 8 है, और बीच वाला साइड जो है वो कॉमन हो गया है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इनका जो एरिया होगा, एक्चुअली में एरिया का अगर मैं रेशियो लिखूं इनके एरिया का, तो आप बोलेंगे जो PQ और O है, PQO। अच्छा, इनमें जब दोनों कोण दोनों साइड बराबर हो गए हैं, दोनों साइड बराबर हो गए हैं, अगर आप AB की बात करें तो साइड बराबर होने के बाद जो रेशियो डिपेंड करेगा वो केवल साइन थीटा पर डिपेंड करेगा। आप देखिए, मान लो एक त्रिभुज में 1/2 AB साइन थीटा हमने लिख दिया, और दूसरे त्रिभुज का एरिया में 1/2, अगर साइड उसमें भी बराबर है तो AB के बदले AB ही लिखेंगे, और मान लीजिए एंगल अलग है तो मैंने साइन फाई लिख दिया वहाँ पे। अब ऐसे कंडीशन में 1/2 और AB तो कटेगा, तो एरिया का जो रेशियो बचेगा वो साइन थीटा और साइन फाई पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे भी मैं वही बात करने वाला हूँ, इनका एरिया जो लिखूंगा मैं इन्हीं रेशियो में डिवाइड कर दूंगा, साइन के रेशियो में। तो देखो जो PQO है उसमें एंगल है साइन 60 है, तो हम वहाँ पे साइन थीटा के बदले में साइन 60 ले लेते हैं। और जो दूसरा वाला त्रिभुज है अपने पास QOR, ये त्रिभुज जो QOR दूसरा बच रहा है, एक मिनट, यस, आप देखिए ये जो QOR है, इसमें अगर यहाँ पर एंगल आप बात करेंगे तो ये चूंकि एक वर्ग था तो Q पर टोटल 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसमें से 60 अलग हो गया है, तो और 30 बचेगा, यानी कि वहाँ पे साइन 30 डिग्री होगा।
और यहाँ से अगर आप रेशियो लेते हैं तो ये √3/2 होता है और ये कितना होता है 1/2, यानी कि 2 कट जाएगा तो जो एरिया आएगा वो √3 इंटू और इस टू 1 आएगा, यानी कि √3/1 आएगा एरिया का रेशियो। अब यहाँ से देखो, अगर टोटल एरिया आप लिखते हैं, इस पूरे पार्ट की एरिया आप लिखते हैं पूरे पार्ट की, तो आप बोलेंगे जी कि पूरे पार्ट का एरिया होगा हाफ ऑफ द स्क्वायर, यानी कि वर्ग का आधा। और वर्ग का भुजा चूंकि 8 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 64 है। और आधे वर्ग का अगर हम बात करें तो वो 32 हो जाएगा। और ये 32 किसके बराबर है यूनिट में, आप चाहें तो ये √3 और 1 को जोड़ेंगे तो √3 + 1 के बराबर है। ये √3 + 1 के बराबर है कि नहीं, यूनिट में मैं बात कर रहा हूँ, यूनिट में ये बराबर है √3 + 1 के। और यहाँ से अगर एक यूनिट की आप बात करेंगे तो ये आ जाएगा 32 और बाई √3 + का 1। और अगर हमें बात करना है इस बड़े वाले त्रिभुज की, यानी कि PQO के, तो इसमें एंगल 60 था और उसका जो यहाँ पे वैल्यू आया था वो √3 आया था, यानी कि हमें √3 की वैल्यू निकालनी है। तो √3 बराबर हम क्या करेंगे, इसको √3 से गुना करा देंगे। लेकिन आपको पता है कि किसी भी ऑप्शन में नीचे नहीं है, कुछ भी बटा के नीचे नहीं है, तो हमें इसे पहले परिमेयकरण कराना पड़ेगा, यानी कि √3 - 1 से गुना कराना पड़ेगा। और ये आपको पता है कितना बनेगा दोस्त, ये बन जाएगा 32 और इंटू में √3 - का 1। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, आप देख लो। जैसे ही हम गुना करेंगे, पहले इस √3 से तो बाद में गुना करेंगे, पहले इसको चेंज करके लिख दें तो ये बनेगा 32 और ऊपर बनेगा √3 और माइनस का 1 और नीचे √3 और का होल स्क्वायर, यानी कि 3 - 1 2 बनेगा। और इस √3 से जो गुना कराएंगे ये भी इधर मैंने √3 ले लिया। अब 2 से ये गुना करेंगे तो 16, यानी कि 16, और उस √3 से अगर आप अंदर गुना कर देते हैं तो वो 3 माइनस का √3 दे देगा, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या किया मैंने, आप जल्दी जल्दी समझ लीजिए एक बार और मैं आपको वापस समझा देता हूँ। देखिए, इसमें मैंने बोला कि यहाँ पर साइड जो दोनों में है वो इक्वल है, एक 8 8 तो था ही और दूसरा साइड कॉमन था, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि इन दोनों त्रिभुजों का जो एरिया डिपेंड करेगा, एरिया का रेशियो, वो इनके साइन थीटा पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब साइन थीटा पर अगर डिपेंड कर रहा है तो एक में थीटा 60 है और दूसरे में 30 बच जा रहा है, क्योंकि 90 बनता है वर्ग में एक वर्टेक्स पर। ठीक है, अब यहाँ से साइन 60 √3/2 था और साइन 30 1/2 था, इसमें से 2 कट हो गया, तो जो एरिया का रेशियो आया वो √3 और 1 में आया। अब टोटल अगर एरिया में बात करूँ √3 + 1, तो ये बराबर होगा वर्ग के आधा, यानी कि 32 के बराबर। तो एक यूनिट बराबर होगा 32/3 √3 + 1 के बराबर। और इसको रेशनलाइज करके इतना आ गया और फिर √3 का निकालना था तो मैंने √3 से गुना करा दिया। आगे बढ़ेंगे दोस्त और अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में देखिए अपने पास क्या है, यहाँ पे आपको ये साइडेड पार्ट जो है, इस साइडेड पार्ट का एरिया बताना है। अब एक बात सोचो यहाँ पर जरा आप, कि आपको जो दी गई आकृति में आपको दिया है 8 सेंटीमीटर छोटे वर्ग का, ये दोनों जो है वो स्क्वायर है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ चित्र को। अब देखो, सवाल में ये बोला गया है कि ये भी एक स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है और हमें सैडेड पार्ट का एरिया बताना है, जिसमें छोटे वाला जो स्क्वायर है इसका साइड 8 है और जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसका साइड जो है वो है 20। तो ये भी 20 होगा एक्चुअली में। अभी आप देखिए, ये जो सैडेड पार्ट है यहाँ पे आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, और अगर ये 90 डिग्री है तो आप बताइए कि ये बेस हमें पता है, अगर मैं ये हाइट निकाल लूँ तो 1/2 और इंटू में बेस इंटू हाइट कर लेंगे हम। या फिर आप हाइट नहीं निकालते हैं तो आपको ये भी पता होगा ये देख के कि ये सिमिलर त्रिभुज बन रहे हैं। ये वाला त्रिभुज में जब भी समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोई और लंब डाला जाता है किसी भुजा पर, तो वो क्या होता है, जो छोटा त्रिभुज बनता है वो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप ही होता है, यानी सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो यहाँ से आप समरूपता का यूज करके भी निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, फिलहाल मैं चाहता हूँ कि हम लोग हाइट की ही बात कर लें, यहाँ पर हाइट निकाल लेते हैं। तो आप बोलेंगे देखो, दोनों में त्रिभुज में ये एंगल कॉमन है और एक 90 डिग्री कॉमन है। ठीक है, और ये फिर तीसरा भी बराबर हो जाएगा एंगल। तो अगर हम यहाँ पर समरूपता से इस भुजा का वैल्यू निकालना चाहें, इसको मैं x लिख देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, तो आप बोलेंगे कि छोटे वाले त्रिभुज में 8 किसके सामने है, इस एंगल के सामने है, तो मैंने 8 ले लिया। और ये एंगल बड़े वाले में किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे कि बड़े वाले में ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो उसके सामने बड़े वाले में इसके सामने कौन सा साइड आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि बड़े वाले त्रिभुज में इसके सामने ये 20 और 8 आ रहा है, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि नीचे आ जाएगा यहाँ पर 28। और इक्वल टू में मैं लिख लेता हूँ ये x, और फिर इसमें ये बेस क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये 20 है। और यहाँ से हम कटाएंगे तो ये 5 चौक 20 और ये 7 चौक 28, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 और बटे में 7। अब हम डायरेक्ट एरिया लिख सकते हैं 1/2 इंटू में बेस यहाँ पर क्या था 8, और हाइट कितना आ गया हमारे पास 40 बटे में 7, तो ये 2 से कट जाएगा, 20 दूना 40 और 20 अठे कितना होता है 160 और बट्टे का 7, यानी कि आंसर जो है वो 160/7 है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो आसान सा सवाल था, आप इसमें सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं, हालांकि सिमिलरिटी तो लग ही गई, लेकिन इसके बाद आप चाहते तो ये पूरा एरिया निकाल लेते, क्योंकि पूरा एरिया हम निकाल सकते थे। देखिए आप यहाँ पे हमें हाइट पता है और ये पूरा बेस हमें पता है कि 28 है, तो हम यहाँ से भी इस पूरे का एरिया निकाल करके और इनके एरिया के रेशियो में डिवाइड कर देते तो भी आपका ये आ जाता, लेकिन मुझे लग रहा है कि यही ज़्यादा आसान है। आगे बढ़ेंगे दोस्त और अगले सवाल पे आ जाते हैं। 1 मिनट छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। देखिए ये सवाल आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप, मैं पढ़ देता हूँ तो आप सुन लीजिए, ठीक है। मैंने कोशिश की कि क्लियर आए लेकिन आ नहीं पाया। देखें सवाल में क्या है, आपको मैं समझा देता हूँ। सवाल है कि एक समषटभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है एक वर्ग के क्षेत्रफल के, तो आपको समषटभुज का परिमाप और वर्ग का परिमाप बताना है। इंग्लिश वालों के लिए मैं बता दूं, अगर कोई इंग्लिश वाला देख रहा है तो, कि एक रेगुलर हेक्सागन है और उसका जो एरिया है वो एक स्क्वायर के बराबर है, तो आपको पेरीमीटर का रेशियो बताना है, किसका, हेक्सागन का और साथ में स्क्वायर का। हेक्सागन और स्क्वायर के पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इसको। चलिए पहले तो डायग्राम से ही आप बात समझ लीजिए। देखिए अच्छा, आपको अगर स्टैंडर्ड ट्रायंगल पता हो, जैसे मैंने कई बार अपने पिछली वीडियो में बोला है कि समबाहु त्रिभुज में स्टैंडर्ड ट्रायंगल क्या होता है। जैसे मान लो आपको ये बात तो पता होगा, पहले समबाहु त्रिभुज वाला आप बात समझ लो कि समबाहु त्रिभुज में अगर साइड हम 2 लेते हैं तो साइड 2 होने के केस में जो एरिया आता है वो आता है √3, हाइट जो आता है वो भी √3 आता है, और बाकी भी आप वैल्यू पेरीमीटर की अगर बात करेंगे तो ये 6 आता है, और भी कई सारे, जैसे हाइट का तो मैंने लिख ही दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसमें ये अगर चीज़ याद है तो मैं डायरेक्टली इसी पर बात करूंगा, नहीं तो आपको मानना पड़ेगा कुछ XYZ, ए मानना पड़ेगा, बी मानना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए। तो देखो मान लो जैसे ये एक समषटभुज है, ठीक है, 1 मिनट। समषटभुज का मतलब ये हेक्सागन है अपना, 1 2 3 4 5 और 6, चलो मान लो मैंने ऐसे बना दिया। आपको पता है कि एक हेक्सागन में 6 ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, 6 ट्रायंगल होते हैं और वो भी समबाहु त्रिभुज होते हैं। अब मैंने अगर हर एक समबाहु त्रिभुज का साइड 2 मान लिया स्टैंडर्ड ट्रायंगल बनाने के लिए, तो अब बताओ कि अगर साइड मैंने 2 ले लिया तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। 2 होने पर समबाहु त्रिभुज का एरिया तो √3 होता है, लेकिन एक हेक्सागन में 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट हेक्सागन का यानी कि समषटभुज का एरिया लिख दूंगा कि ये होगा 6√3। ठीक है, कैसे मैंने लिख दिया, क्योंकि मैंने साइड माना हुआ है 2, और आपको पता है कि इसमें एक हेक्सागन में, एक समषटभुज में 6 त्रिभुज होते हैं ऐसे, और एक त्रिभुज का एरिया अगर √3 आ गया, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि जब साइड 2 होता है तो एरिया √3 होता है समबाहु त्रिभुज का, और अगर एक त्रिभुज का एरिया √3 है तो ऐसे 6 त्रिभुज होंगे तो एरिया कितना हो जाएगा 6√3। अब ये हो गया समषटभुज का। अभी बात करेंगे स्क्वायर का, तो आपको पता है कि जो स्क्वायर है उसका एरिया इस समषटभुज के एरिया के बराबर है, यानी कि स्क्वायर में हम बोलेंगे कि स्क्वायर का एरिया होता क्या है, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर बराबर किसके है, समषटभुज के एरिया के, यानी कि दिस इज इक्वल टू 6√3, क्योंकि समषटभुज का एरिया 6√3 आया है। अब यहाँ से अगर ए की हम बात करेंगे यानी कि साइड की, तो ये हो जाएगा कितना, 6√3 का रूट, यानी कि √6√3, ये हो गया इसका साइड। अब हमें बताना है यहाँ पर परिमाप का रेशियो, यानी कि पेरीमीटर का रेशियो बताना है। तो हम परिमाप पहले लिखेंगे, पहले हमें समषटभुज का यानी कि हेक्सागन का परिमाप लिखना है। तो हेक्सागन का परिमाप कितना होता है, आप बोलेंगे कि 6 इंटू में साइड होगा, तो साइड तो हमने हेक्सागन का 2 लिया है तो यहाँ पे 2 होगा, और बाई स्क्वायर का परिमाप कितना होता है, 4 इंटू में साइड, तो 4 और इंटू में साइड कितना इसका आ गया है, √6√3, ये आया हुआ है। अब जैसे कि हमारे पास ये आया, अगर हम कटाना चाहें तो ये कट भी जा रहा है, ये 6 दूना 12 है तो 4 3 12 हमने कटा दिया, तो ये आ गया एक्चुअली में 3/6√3 का √। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में 6√3 और √3 ये वाला जो है, ये जो हमारे नीचे आया है डिनोमिनेटर में, ये हर एक ऑप्शन में ऊपर दिया गया है, यानी कि ये चीज़ इस ऑप्शन में तो ऊपर नहीं है, ठीक है। और हालांकि आप चाहें तो इनको कट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब √3 है तो रूट में बाकी √3 छोड़ के कोई और चीज़ रूट में नहीं आ सकता है। जैसे कि आप चाहें तो इस पहले ऑप्शन को और दूसरे ऑप्शन को हटा सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें कि हमें पता है कि ऑप्शन में 6√3 जो आ रहा है ये ऊपर आ रहा है, यानी कि नोमिनेटर में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देते हैं ताकि ये ऊपर चला जाए। तो 6√3 का जो √, था इससे मैंने ऊपर नीचे गुना करा दिया ताकि ये ऊपर चला जाए। अभी आप देखो ऊपर कितना बन गया, आप बोलोगे कि 3 बन गया, और इंटू में 6√3 बन गया, और नीचे क्या बन गया, तो आप बोलेंगे इसमें रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 6 और √3। अभी ये 3 से आप काटिएगा तो 3 दूना 6, यानी कि बच गया ऊपर 6 और √3 इसका √, और नीचे कितना बच गया 2 और √3। ठीक है, और यही अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे सही है।
आसानी सवाल था, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती थी, लेकिन अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको शायद कैलकुलेशन और भी ज़्यादा करना पड़ जाए, क्योंकि अभी तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ता, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इसका एरिया निकालते, फिर साइड निकालते। चलिए आगे पहले बढ़ते हैं हम लोग, फिलहाल अगले सवाल पे आ जाते हैं 125 पे। देखिए 125 सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ पर आपको एक हेक्सागन दिया गया है ABCDEF, यानी कि एक षटभुज दिया गया है आपको, वो भी रेगुलर है, रेगुलर हेक्सागन है, यानी कि सम षटभुज है, सारे साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और जिसकी साइड भी आपको दे रखी है कि 12 है साइड। और आपको ये बोला गया कि PQR, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर P है, Q है, R है, ये जो है ये भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, यानी कि ये जो भुजाएं हैं ABCD और EF, इनके मध्य बिंदु हैं, तो आपको PQR का एरिया बताना है, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिए, एक तरीका तो आपके पास ये है, यहाँ पर मैं आपको दो तरीके समझाता हूँ। देखिए एक तरीका आपके पास ये है कि अगर आप इसको मिला देते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है, ये अगर आप मिला देते हैं तो आपको इस केस में ये बात पता होगा कि ये अगर 12 है तो ये इसका डबल होता है, यानी कि FC कितना होता है, 12 का डबल होता है, यानी कि वो हो जाएगा 24। और अगर वो 24 है तो आपको ये भी पता होगा कि जब भी हम लोग ये मिड पॉइंट मिलाते हैं, जैसे R और Q को मिला दिया गया, तो अगर आप RQ लिखेंगे दोस्त, तो RQ जो होता है वो देखिए क्या क्या आपको याद रखना है, 1 मिनट में वापस बताता हूँ आपको। एक तो कि अगर इनके मिड पॉइंट को आप मिलाते हैं, जैसे ये तीनों अगर मिड पॉइंट हैं, तो आप ये समझ लो कि ये जो अपने पास त्रिभुज बन के तैयार हुआ है PQR, ये होगा कैसा, समबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। कैसा त्रिभुज होगा दोस्त, समबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये पहला बात आपको याद रखना है। और दूसरा कि अगर मैं इनका मेन जो होता है बिल्कुल बीचों बीच, ये वाला अगर डायगोनल बनाऊं तो ये साइड का डबल होता है, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन की मैं बात कर रहा हूँ, समषटभुज का, तो साइड अगर 12 था, ये वाला आपको ये चीज़ 12 दे रखा है, तो आप बोलेंगे कि ये फिर कितना हो जाएगा, 24। और ऐसे कंडीशन में अगर RQ आप लिखना चाहें तो RQ एवरेज होता है इन दोनों का, ठीक है। EF का और FC का दोनों का एवरेज होता है, एवरेज का मतलब माध्य, दोनों को जोड़ के आप आधा कीजिएगा तो एवरेज आ जाएगा। तो आप बताइए 12 और प्लस में ये 24 कितना होगा, जोड़ेंगे तो 12 और 24 हो जाएगा अपने पास 36, यानी कि ये 36 का आधा होगा कितना दोस्त, 18। अब 18 हो गया तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है, और मैंने आपको बोला था कि जब साइड 2 होता है समबाहु त्रिभुज में तो क्षेत्रफल कितना होता है, √3 होता है, लेकिन यहाँ पर साइड कितना है, 18 है, यानी कि साइड 9 टाइम्स है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर टाइम्स, यानी कि 9 9 81 और √3। तो आपका जो आंसर होगा वो 81 √3 होगा, या आप बाई फॉर्मूला भी जा सकते हैं, दिस इज √3/4, और इंटू में साइड 18 आया है तो 18 इंटू 18। अब ये 2 से आप काटोगे, 2 दूना 4, और ये 9 दूना 18, वापस 2 से आप काटोगे, 9 दूना 18, तो 9 9 81 √3, ये ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हुआ कि हमने साइड निकाल लिया और वहाँ से ये निकाल दिया। दूसरा तरीका आप देखो, दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते, देखिए भाई दूसरे तरीके में हमें क्या करना था, इसमें आपको थोड़ी कटिंग करनी पड़ेगी। इसमें कटिंग क्या करना है आप ध्यान रख लो, सारे डायगोनल्स को मिला देने हैं आपको, यानी कि सारे अपोजिट वर्टिसेज को मिलाना है, और साथ ही साथ मिड पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देना है। तो देखो मैं सारे अपोजिट वर्टिसेज को मिलाने जा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे आप एक बात देख लो, मैं ब्लैक से ही मिला देता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने मिला दिया इससे, फिर और कौन सा डायगोनल है, ये है, इसको मैंने इससे मिला दिया। और कहीं डायगोनल है तो आप बोलेंगे बिल्कुल, चलो अच्छा नहीं, अच्छा हाँ, ई से बी एक डायगोनल है तो मैंने ई बी को मिला दिया। फिर अब मिड पॉइंट की बारी आती है, तो इस मिड पॉइंट को मैंने इससे मिला दिया, यानी कि ए एफ का मिड पॉइंट मैंने मिला दिया ई डी से। और वैसे ही ई डी के मिड पॉइंट को वापस हम ज्वाइन करेंगे किसके मिड पॉइंट से, बी सी के। और फिर ए एफ के मिड पॉइंट को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा किससे, बी सी के मिड पॉइंट से, ठीक है। तो मैंने सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए हैं। अब आप देखिए, आप देखेंगे कि सारे के सारे जो त्रिभुज बन रहे हैं वो समबाहु त्रिभुज होंगे, और सारे बराबर भी हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब सारे बराबर हैं तो ये टोटल कितने हैं आप काउंट कर लीजिए। तो ये 1 2 3 4 5, ऊपर 5 आ रहे हैं तो नीचे भी 5 ही आएंगे, बाकी इनकी काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो ये भी 7। तो ओवरऑल कितना हो गया, 7 5 12 दूना 24, यानी कि ओवरऑल जो समबाहु त्रिभुज छोटे छोटे बने वो कितने बने दोस्त, तो आप बोलेंगे टोटल बन गए 24 त्रिभुज। और हमें निकालने कितने के हैं, तो आप बोलेंगे हमें निकालना है इसके अंदर वाले का। इसके अंदर टोटल कितना है आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 9 का निकालना है, और टोटल 24 है। तो 24 की वैल्यू तो आपको पता है, 24 की वैल्यू क्या होगी, मैंने बोला था दोस्त कि एक जो हेक्सागन है वो 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है, और हर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 होने पर क्षेत्रफल होता है √3, लेकिन यहाँ पर 12 साइड था, ये 6 गुना था, तो ये 36 गुना हो जाएगा, यानी कि 36 √3। तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते थे कि 12 की वैल्यू है 36 √3, और हमें 9 की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से हम कटा लेंगे एक्चुअली में 36 √2 6 12, तो 6 का स्क्वायर,
36√3। अच्छा, और ऐसे 6 है ना, यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे क्योंकि 6 समबाहु त्रिभुज मिलेगा तब तो ये हेक्सागन बनेगा। अभी आप ये कटा लेंगे तो 6 से ये कट जाएगा, 6 चौके 24 और ये 4 नवा 36। यानी कि एक की वैल्यू हमारे पास कितनी बच गई, आप बोलेंगे कि एक यूनिट की वैल्यू बच गई 9√3। तो 9 यूनिट की वैल्यू होगा 9 नवा 81 और √3। और ऐसे भी हम 81√3 आंसर निकाल सकते थे। अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये तो यहाँ तक पहले पहुँचना पड़ेगा कि हाँ 24 टोटल है और 24 त्रिभुज टोटल है जिसमें से हमें निकालना है 9 का। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो भी आप ये कह सकते हैं कि ये 24 डिनोट करता है टोटल हेक्सागन को, और हेक्सागन का एरिया होगा 6 टाइम ऑफ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि √3/4, और समबाहु त्रिभुज का साइड है 12 तो 12 गुना में 12। अब आप देखेंगे कि ये 12 से 2 बार में कट जाएगा, 12 दूना 24, और ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 2 छक 12। ठीक है, और इस 4 से फिर आप कटाओगे 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6 और ये 2 तिया 6, यानी कि एक की वैल्यू अपने पास कितनी बच गई, तो आप बोलेंगे 3 तिया 9√3। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 नवा 81√3। ये तरीका भी था, आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, फिलहाल मुझे पिछला वाला ही बेटर लगा, उसमें थोड़ा कम काम है, लेकिन आप इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये बड़े। अच्छा, मान लो आपसे इसमें ये बाहर वाले का केवल इसका एरिया पूछ देता तो आप क्या करते, इसका एरिया हम तो इसमें निकाल सकते हैं, त्रिभुज गिन के छोटा वाला कि कितना त्रिभुज है भाई, तो आप बोलेंगे 5 त्रिभुज है। या फिर आपको ये केवल बाहर बाहर वाला पूछ देता तो भी आप त्रिभुज गिन के निकाल सकते हैं, या कुछ भी आपसे पूछता तो आप त्रिभुज से गिन सकते थे। ठीक है, जैसे मान लो आपसे केवल इतना बात अगर पूछता, 1 मिनट, आपको केवल ये वाला एरिया पूछता, मान लो जो मैंने पिंक किया हुआ है, तो भी आप इसमें त्रिभुज गिन के कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके में आपको फिर पता नहीं चलेगा क्या करें क्या नहीं। तो आप जरूर से इस बात को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले देखें भाई इस सवाल में क्या है अपने पास। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 4 समरूप अर्धवृत्तों को एक वृत्त के चतुर्थ भाग में बनाया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर XA की वैल्यू 7 है, तो छायांकित भाग यानी कि शेडेड पार्ट आपको बताना है। देखिए, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तरीके तो कई सारे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो समझना जिसे आसान है उसको मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पहले बात तो आप ये समझ लीजिए कि अगर शेडेड पार्ट आपको चाहिए तो ये सारे जो वाइट पार्ट हैं आपको ये घटाने पड़ेंगे पूरे क्वाड्रेंट में से। ठीक है, तो क्वाड्रेंट की एरिया की अगर मैं बात करूँ, पहले देखिए ये क्वाड्रेंट हो गया और इसमें से हमें घटाना है क्या क्या, एक ये सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है, और अगर मैं यहाँ से एक वर्ग बना दूँ यानी कि स्क्वायर बना दूँ, तो ये सेमी सर्कल का आधा है और ये भी सेमी सर्कल का आधा है। यानी कि ये आप देखिए, ये जो पिंक वाले पार्ट हैं, ये पिंक वाले पार्ट मिलके एक सेमी सर्कल यानी कि एक अर्धवृत्त बना देंगे। तो ओवरऑल इसमें से हमें 3 अर्धवृत्त घटाने हैं। क्या घटाने हैं, 3 अर्धवृत्त घटाने हैं, और एक साथ में वर्ग भी घटाना है। ये जो बीच में एक स्क्वायर बन रहा है, जिसको मैं ब्लू से अभी आपको दिखा देता हूँ, तो ये एक स्क्वायर भी घटा दें अगर, तो बात बन जाएगा। ठीक है, एक मैं वर्ग घटा दूंगा और 3 सेमी सर्कल्स घटा देंगे पूरे क्वाड्रेंट में से, तो बात बन जाएगा। अच्छा, अब आप बताओ जरा कि इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि ये XA अगर 7 था, मान लो XA की वैल्यू 7 दे रखी थी, तो इस वर्ग की वैल्यू 7/2 बचेगी। वर्ग का जो भुजा होगा ये 7/2 बचेगा, और ये छोटा वाला सेमी सर्कल है इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक टोटल ये कितना होगा, 14। क्योंकि XA अगर 7 है तो AB भी 7 होगा, और टोटल ये 14 हो जाएगा। तो जो बड़ा वाला क्वाड्रेंट है उसमें जब रेडियस 14 है तो एरिया कितना होगा, तो आप ये बात आपको पता होगा कि जब 7 होता है रेडियस तो एरिया होता है 154। सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ। अब बताइए कि रेडियस अगर 7 होने पर एरिया 154 होता है, लेकिन यहाँ पर रेडियस 14 है, डबल है, तो एरिया होगा 154 का 4 गुना। ठीक है, और इसको अभी आपको 1/4 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है ये पूरा फुल सर्कल नहीं है, ये 1/4 है सर्कल का, तो 1/4 आपको बनाना पड़ेगा। अब माइनस में हम 3 अर्धवृत्त की बात करते हैं, तो ये 3 हो गया, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2, तो नीचे 2 तो हम पहले ही लगा लेते हैं। बाकी अब अर्धवृत्त की हम वृत्त की बात करते हैं, तो यहाँ पे रेडियस है 7/2। इनमें अगर रेडियस 7/2 है तो एरिया कितना होगा, देखिए जब 7 होता है तो एरिया होता है 154, लेकिन यहाँ पर 7/2 है यानी कि आधी है, तो एरिया 1/4 होगा। ठीक है, यानी कि आधा होने पर 1/4। जैसे इसमें डबल हुआ था तो एरिया उसका स्क्वायर 2 टाइम्स, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हुआ था, यहाँ पर आधा है तो उसका स्क्वायर 1/4 टाइम्स होगा। और माइनस में स्क्वायर कितना है, स्क्वायर का साइड था 7/2, यानी कि 7×7 = 49/4। ये आपको घटाना है, ये 49/4 है, मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, दिस इज 49/4। क्या हो गया भाई, देखो अब क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे ये 4 से तो 4 कट गया, तो ये बच गया अपने पास 154, और माइनस में आप इस 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 77 आ जाएगा आपको, यानी कि 77 को 3 से आप गुना कर लीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 231। 231/4,
और माइनस में ये है 49/4। एक काम कर लेते हैं, माइनस को बाहर लिख लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये बच गया 154 और माइनस में इनको अगर आप जोड़िएगा तो 49 और ये 40 और 30 70 और 80 280/4 यानी कि ये 70 आ जाएगा। 280/4 का मतलब 4 सत्ते 28 70 आ जाएगा। और 154 में से 70 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 84 और 84 इस सवाल का आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी। बाकी और भी तरीके हैं, आप लीफ को ऐसे घटा के और अलग अलग से सेमी सर्कल्स को, 2 सेमी सर्कल यानी कि टोटल 2 सर्कल बन जाता है। आप 2 सर्कल को घटा के और एक लीफ को जोड़ के भी काम कर सकते थे। आगे बढ़ेंगे दोस्त और अगले सवाल में आते हैं जल्दी से। देखिए आगे वाले सवाल में आपको दे रखा है कि इस त्रिभुज में पी क्यू और पी एस और एस आर बराबर है। मैं त्रिभुज ही बना देता हूँ, आपको दिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो ऐसे है यहाँ पे, ठीक है। ये पी है, ये क्यू है, एस है और आर है, और आपको दिया है कि ये साइड इसके और इसके बराबर है, ठीक है। अब देखिए आपको एक एंगल दे रखा है यहाँ पे कि ये वाला एंगल 40 है, और आपसे पूछ रहा है कि एंगल क्यू पी आर कितना होगा। क्यू पी आर ना, एंगल क्यू पी आर कितना होगा ये पूछ रहा है, यानी कि ये टोटल एंगल आपसे, देखिए आपसे ये टोटल वाला एंगल पूछ रहा है। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको ये आधा एंगल बताना पड़ेगा पहले, क्योंकि एक साइड तो 40 है, उधर वाला अगर हम निकाल लें तो 40 में जोड़ के बाद बन जाएगा। तो देखो क्या कर सकते हैं, अगर ये दोनों साइड बराबर है, आप इस त्रिभुज में देखो जो मैंने अभी पिंक से बनाया है, इस त्रिभुज में 2 साइड बराबर है। देखिए जब 2 साइड बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। और इसकी वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा बराबर, देखो जब एक त्रिभुज में एक कोण 40 है तो बाकी 2 कोण के लिए कितना बच गया, 180 में से आप 40 घटा लो तो 2 कोण के लिए बच गया 140। और दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो दोनों 140 के आधे होंगे, यानी कि 70-70 होंगे। तो ये जो एंगल है ये कितना बन गया, 70। अभी देखो ये एंगल अगर 70 है, और इस त्रिभुज की अब मैं बात कर रहा हूँ जिस त्रिभुज में मैंने अभी डायग्राम खींचा है, ये आप देखो त्रिभुज पी एस आर, इसमें भी 2 साइड बराबर है। आप देख रहे हैं कि पी एस आर में भी 2 साइड बराबर है, और अगर इस त्रिभुज में यानी कि पी एस आर में ये दोनों साइड बराबर है तो इनके सामने के कोण भी, ये एक्स एक्स जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये अगर एक्स एक्स बराबर हैं, ठीक है, 1 मिनट, ये x है और ये भी एंगल कितना है, x। और अगर ये दोनों x x बराबर हैं तो आप बोलेंगे कि ये x और इस x का सम किसके बराबर होगा, तो मैं बोलूँगा कि ये 70 के बराबर होगा। क्यों 70 के बराबर होगा, क्योंकि ये 70 जो है ये बाह्य कोण है, और त्रिभुज में बाह्य कोण अंततः दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो अंदर वाले दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2x की वैल्यू अगर x x आप जोड़ेंगे तो 2x की वैल्यू 70 है, तो आधे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि केवल x की वैल्यू हो जाएगी 70 की आधी, यानी कि 35। और अगर x की वैल्यू 35 आ चुकी है तो हमें ओवरऑल ये एंगल बताना था जो कि 40 और प्लस x है, यानी कि 40 + 35 यानी कि 75। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्त, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए इस सवाल में आपको क्या दे रखा है, इस सवाल में आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में सी केंद्रक है। पी क्यू जो है वो 30 है, क्यू आर 36 है, पी आर है 50 और डी क्यू आर का मध्य बिंदु है, तो सी डी की लंबाई क्या होगी। तो पहले हम चित्र पर आते हैं, डायरेक्ट से चित्र बनाएंगे। देखिए जैसे मैंने ये चित्र बना दिया एक, और इसमें पी क्यू आर हो गया ये, और यहाँ से बोल रहा है कि डी जो है मिड पॉइंट है किसका, क्यू आर का। इसमें लिखा है कि डी क्यू आर का मध्य बिंदु है, तो डी क्यू आर का मध्य बिंदु मैंने बना दिया, और पी से डी को मिलाया क्योंकि ये माध्यिका बनेगी, मीडियन, और इसी पर सेंट्रॉइड है सी, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, सी डी की वैल्यू बतानी है। अब एक बात सोचो, अगर आपने ये पढ़ा है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, तो आपको थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा यहाँ पर कि आप समझेंगे कि अगर पी डी की वैल्यू हम निकाल लें यानी कि माध्यिका की, तो उसे हम 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो अब देखिए अगर पी डी की वैल्यू आपको निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा अपोलोनियम थ्योरम, जो आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि अपोलोनियम थ्योरम क्या होता है। माध्यिका निकालने की वो थ्योरम है, यानी कि प्रमेय है। अब इसमें देखिए पी क्यू की वैल्यू तो हमें सवाल में दे रखी थी 30, तो मैंने लिख दिया ये 30 है, और इधर आपको पी आर की वैल्यू भी दे रखी थी कितनी, 50, ये 50 है, और ये कितनी है, 36 है टोटल। देखिए एक बार मैं थ्योरम आपको लिख के बताता हूँ। अपोलोनियम थ्योरम होता है कि जब देखिए जैसे मैंने क्यू आर पर ला करके और मीडियन डाला हुआ है, मीडियन जब सामने वाले साइड से मिल रहा है यानी कि क्यू आर से मिल रहा है, तो आप बोलेंगे कि क्यू आर के, या आप ऐसे समझ लो कि पी से मीडियन खींचा गया है, तो पी के अगल बगल वाले भुजाओं के वर्गों का योग यानी कि 30 का स्क्वायर। पहले एक बार मैं फॉर्मूला लिख दूं फिर आप आगे बढ़ेंगे। देखिए पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में पी आर का स्क्वायर, ये बराबर होता है ट्वाइस ऑफ किसके, मीडियन के स्क्वायर के यानी कि पी डी के स्क्वायर के, और प्लस सामने वाले भुजा के हाफ के, यानी कि आप क्यू डी लिख लो या डी आर लिख लो, कोई भी लिख लो, क्यू डी के स्क्वायर के, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसी में मैं वैल्यू डायरेक्ट रखूंगा, आमने सामने वाले भुजाओं का योग, सॉरी अगल बगल वाले,
तो 30 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 और 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। तो 900 2500 कितना हो जाएगा 3400। और इधर 2 भी है तो 2 से 3400 अगर हम कटा दें तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 1700 लिख दूंगा। और इधर पी डी का स्क्वायर और प्लस में कितना है क्यू डी, तो क्यू डी तो 36 का आधा है क्योंकि डी मध्य बिंदु है, और अगर डी मध्य बिंदु है तो ये 36 है तो क्यू डी 18 होगा। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324। तो आप डायरेक्ट पी डी का स्क्वायर लिख सकते हो, इसमें से घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ। घटाएंगे अगर 1700 में से तो पहले 300 घटाएंगे तो 1400, और 1400 में से और 24 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 76। यानी कि ये कितना आ गया, तो आप बोलेंगे दोस्त ये आ गया 1376। और इधर से स्क्वायर हम हटा देते हैं तो ये रूट चढ़ जाएगा डायरेक्ट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये 4 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 76 है। 4 से अगर कट रहा है तो 16 से ही ट्राई कर लेते हैं। 16 से अगर कटाएंगे मान लो तो 16 8 128, यानी कि बच जाएगा 7 और 2 9, तो 16 6 96, 86 गुना में ये 16 हो रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 16 का मतलब हो गया ये वर्गमूल 4 का और अंदर आ गया 86। यानी कि पी डी की वैल्यू आ गई 4√86। अब बताओ पी डी को हमें 2:3 में बांटना था, 2:1 में। तो 2:1 का मतलब मैं डायरेक्ट कह सकता था कि 2 और 1 3 की वैल्यू है। अगर 4√86 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि 4√86 और बटे में 3। यानी कि ऑप्शन ए क्या है दोस्त यहाँ पे सही है, और यही इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। 36 नंबर में आप देखेंगे तो 36 में आपको दिया है कि ए क्यू की वैल्यू है 4√2, यानी कि ये दोस्त है 4√2, और क्यू सी है 6√2, यानी कि ये कितना है 6√2। और आपको दिया है ए बी 20, यानी कि ये टोटल कितना है 20। और पी क्यू बी सी के समांतर है। देखो पी क्यू जो है ये समांतर है बी सी के, तो हमें पी बी की वैल्यू निकालनी है कि पी बी, ये एक्स मैं लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब एक बात समझिए, जैसे आधार समांतर हुआ तो आप समझ गए होंगे कि ये छोटा वाला त्रिभुज इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, क्योंकि आधार समांतर होने पे दोनों त्रिभुज समरूप होता है। अगर एक ही त्रिभुज के अंदर समांतर खींचा गया है तो आपने थेल्स प्रमेय पढ़ा होगा। और समांतर होने के केस में भुजाएं समानुपाती होती हैं, और ऐसे केस में तो मैं बोलूँगा कि आप डायरेक्ट ये सोच लो कि ये दोस्त टोटल कितना है, तो आप बोलेंगे ये टोटल है 4 और 6 10√2 है, 10 और √2, ये 10√2 है। लेकिन टोटल के लिए टोटल की वैल्यू इधर दी हुई है कितनी 20, तो मैं टोटल को टोटल के बराबर कर रहा हूँ क्योंकि इसको कोरेस्पॉन्ड कर रहा है कौन, इसका जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड है वो है ए बी और उसकी वैल्यू है 20। तो अगर 10√2 20 के बराबर है तो इसको मैं कटा दूंगा 2 बार में, तो आप बोलेंगे √2 किसके बराबर हो गया जी, 2 के बराबर। और हमें बतानी है x, और x का कोरेस्पोंडेंट साइड क्या है, तो आप बोलेंगे 6√2, यानी कि 6√2 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लायर हमें चेक करना है तो यहाँ पे हम 6√2 की वैल्यू लिखेंगे। तो देखो ये 6 गुना हो रहा है दोस्त, तो इधर भी 6 गुना कर देंगे, यानी कि 6 दूना ये कितना आ जाएगा 12, और 12 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, या फिर आप रेशियो लेकर के जैसे ए बी बाई इतना रेशियो लिखते हैं वैसे भी आप करेंगे तो 12 ही आंसर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में आते हैं। ये भी बिल्कुल सेम थ्योरम पे सवाल है। आप देखेंगे कि इसमें क्या है, यहाँ पे आपको वैल्यू कुछ दे रखा है, 1 मिनट, देखिए आपको ये 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और आपको ए डी की वैल्यू 12 दे रखी है, ए डी यानी कि ये 12 दे दिया। आपको ए ई दे रखा है 8, ये 8 हो गया। ई सी आपको 14 दे रखा है, यानी कि ये 14 हो गया। और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, बी डी की, बी डी यानी कि ये लेट से एक्स हो गया, तो हमें इस एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे ही आपने एक एंगल बराबर देखा कि 70 70 बराबर है, तो आप त्रिभुज ए डी ई में देखो और त्रिभुज ए बी सी में देखो, बड़े वाले में डायरेक्ट इसमें देखोगे कि एंगल ए तो दोनों में ही शामिल है, यानी कि ये बराबर है ही, और सर दोनों में शामिल है तो दो कोण अगर बराबर हो गया तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा। कौन, छोटे वाले में डी एंगल और बड़े वाले में सी एंगल, ये भी बराबर हो जाएगा। अब जब बराबर हो गए तीनों कोण तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, और उनके सामने के साइड भी क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो हम सामने के साइड लिख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो किसके सामने के, हम 70 से ही शुरू कर देते हैं। बताओ 70 के सामने छोटे वाले में क्या है, तो आप बोलेंगे 12 है। बड़े वाले में 70 के सामने क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये पूरा है, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22 है। फिर हमें x निकालना है एक्चुअली में, तो x और 12 ये किसके सामने है, 12 और x बड़े वाले में किसके सामने आ रहा है, c के सामने। देखो बड़ा वाला हम नीचे लिख रहे हैं तो नीचे ही लिखेंगे, 12 + x नीचे आएगा, ठीक है। और c के सामने हमने बड़ा वाला में लिखा है, तो c किसके बराबर था, c था d के बराबर छोटे वाले में, तो छोटे वाले में d के सामने क्या है 8, तो यहाँ मैंने 8 रख दिया। अब कटा लो, ये 2 चौके 8 और ये 3 चौके 12, और गुना करोगे तो 22 दूना ये 44 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा x से गुना करके 12 × 36 और प्लस में 3x, यानी कि x कितना आ जाएगा 36 उधर जाएगा तो आपको 4 4 8 मिलेगा, 8/3 ये आंसर होगा अपना, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखें भाई इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ आपको ये दे रखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 9 और 12 हैं, दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी जो है
आपको 15 दे रखी है और उसकी सामान्य जीवा यानी कि कॉमन कॉर्ड बतानी है। देखिए दो सर्कल्स हैं अपने पास जिनका रेडियाई कितना है, एक का रेडियस है 9 और दूसरे का है 12 और आपको डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स दे रखा है 15 और आपको कॉमन कॉर्ड का आपको लेंथ बताना है। तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे मान लो ये एक सर्कल था अपने पास और ये दूसरा सर्कल था। कॉमन कॉर्ड का मतलब आप समझ लो, कॉमन कॉर्ड यानी कि जो दोनों में शामिल हो जीवा। अब दोनों में जीवा कब शामिल हो सकती है, जब ऐसे कट करेंगे दोनों सर्कल एक दूसरे को, तभी हम जो बीच वाली ये लाइन खींचेंगे। ये देखो ये छोटे वाले ये एक तो छोटा बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, नहीं बनाया तो मैंने, ठीक है। ये जो मैंने कॉर्ड खींचा है यानी कि जीवा खींचा है वो दोनों में ही शामिल है। दोनों में किस में शामिल है, यानी कि देखो ये जीवा है, इस सर्कल का भी जीवा है और इस सर्कल का भी ये जीवा है, यानी कि दोनों ही सर्कल का ये जीवा हो जा रहा है, कॉर्ड हो जा रहा है, तो इसीलिए कॉमन कॉर्ड हो गया और इसी की लेंथ बतानी है। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स हमें पता है, तो मैंने सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया। अब सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद हम इसको भी मिला देते हैं। इसको अगर मिला दिया आपने तो ये बोलेंगे कि ये रेडियस था दोस्त, एक था 9 और ये था कितना 12 और ये नीचे टोटल वाली डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स दे रखा है कितना 15। अब देखो अगर 9, 12 और 15 देखा तो आपने क्या सोचा इस त्रिभुज के बारे में। मैंने मान लो नाम दे दिया ओ ए और बी। त्रिभुज ओ ए बी आप देखो कि क्या ये समकोण त्रिभुज है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 9, 12, 15 है ये ट्रिपलेट है। कैसे, देखो इनको डिवाइड करोगे, ये 3 से कट रहा है तो ये 3 तियाँ 9, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15 आ जाएगा और 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है और ये ट्रिपलेट है। इसका मतलब एंगल ओ कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और एंगल ओ 90 डिग्री है तो ओ के सामने से ये जो लंब डाला गया है, अगर मैं इसको एक्स नाम दे दूं तो ओ एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे हम, देखो ये लंब है एक्चुअली में, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसे मान लिया कि ये क्या है दोस्त, यहाँ पे एक्स है। अब अगर मैं ओ एक्स की वैल्यू लिखूं तो डायरेक्ट आपको पता होगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर समकोण वाली भुजा से हम लंब डालते हैं कर्ण पे तो डायरेक्ट किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है बेस इंटू में हाइट और बटा में कर्ण के। तो यहाँ पर बेस है 9 और हाइट है 12, तो मैं लिखूंगा कि ये बराबर होगा 12 गुना में 9 और बटे में कर्ण कितना है 15 है, तो मैं 15 ले लेता हूँ और ये कट जाएगा 5 तियाँ 15 और ये 3 तियाँ 9 यानी कि 12 तियाँ 36/5 यानी कि 72/10 और 72/10 का मतलब हो गया 7.2। अब ओ एक्स की वैल्यू अगर 7.2 आ गई तो हमें पूरी बतानी है, पूरी कॉर्ड, तो पूरी कॉर्ड इसका डबल होगा यानी कि ये पी होगा मान लो, तो हम लिख देते हैं कि ओ पी डायरेक्ट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 7.2 यानी कि ये आ जाएगा 14.2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आसान था, ठीक है, बशर्ते आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए इस सवाल में आपको क्या दे रखा है, दो वृत्तों पर बिंदु x एक दूसरे दो वृत्त बिंदु x पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। वृत्तों की दो समान स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती हैं तथा कोई भी स्पर्श रेखा x से नहीं गुजरती है। यह स्पर्श रेखाएं वृत्त को बड़े वृत्त को B और C पर स्पर्श करती हैं। यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या 15 है और CP 20 है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या बतानी है। देखिए पहले मैं डायग्राम से आपको क्लियर कर दूं कि सवाल में क्या दिया हुआ है। एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सा सर्कल दिया गया है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं कहाँ पे, पॉइंट एक्स पे, ठीक है। अब आपको ये दे रखा है दोस्त यहाँ पे कि यहाँ से दोनों पर एक समान दो स्पर्श रेखा खींच दिया गया, मैंने ये खींच दिया, और यहाँ पर आपको दे दिया गया कि ये एक बी है तो एक सी है, ठीक है। जहाँ पे बड़े वृत्त को छू रहा है स्पर्श रेखा, ये बी और सी पर टच कर रहा है और बाहर जाके ये पी पर मिल रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो आपको सीपी की वैल्यू ये टोटल दे रखी है सवाल में कितनी, 20। सीपी की वैल्यू 20 दे रखी है और ये बड़े वाले का रेडियस आपको 15 भी दे रखा है और हमें छोटे वाले का रेडियस ये आर बताना है मान लो, ठीक है। चलो मैंने इसको भी मिला दिया। अच्छा देखो आपको ये पता होगा कि रेडियस किस पर लंब होता है, रेडियस जो होता है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है। और ऐसे केस में आप याद भी रखिएगा, मैं अब ये नहीं बताने वाला हूँ कि क्यों समरूप होता है, आप ये याद रखिएगा कि ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है, एक मिनट, त्रिभुज जैसा बना नहीं, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पर है ये इस छोटे वाले त्रिभुज के क्या होता है, समरूप होता है। समरूप होने का कारण भी है क्योंकि एक 90 डिग्री यहाँ पे एंगल जैसे ही बन गया, दो त्रिभुजों में अगर एक 90 डिग्री बन गया और एक कॉमन ही है तो ये समकोण बनना ही है, क्योंकि पी जो एंगल है वो दोनों में कॉमन है और यहाँ पे ये समकोण है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, ठीक है। समकोण क्यों है, क्योंकि जो रेडियस होता है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है। अब इसमें आप देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये अगर O है मान लो सेंटर, तो OP की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये 20 है, ये 15 है, तो 20 और 15 देखो ट्रिपलेट बना रहा है कि नहीं,
तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल ये 3×5 = 15 है, या 4×5 = 20 होगा, तो ये 5×5 = 25 हो जाएगा। यानी कि ओपी की वैल्यू टोटल कितनी हो गई? 25। ट्रिपलेट हमने लगा दिया, ट्रिपलेट 3 4 5 का, ये 5 5 गुना है, तो 5 का 5 गुना वो कितना आ जाएगा? 25। ओपी की वैल्यू हमने 25 ला दी। अब देखिए, अब इसमें हम सिमिलरिटी लगाते हैं, तो हम पहले लिखते हैं पी के सामने, एंगल पी के सामने छोटे वाले में आर है और बड़े वाले में क्या है? तो आप बोलेंगे बड़े वाले में 15 है। तो r/15 किसके बराबर होगा? तो देखो, हमें जो वैल्यू पता है वो लिखते हैं एक्चुअली में। तो हमें 20 की वैल्यू 20 नहीं 25 हमने निकाला था ना, 25 हमने निकाला था, तो 25 की वैल्यू हम लिखते हैं। 25 कौन सा था? ओपी। तो देखो 15 मैंने नीचे लिखा है, यानी कि 15 बड़े वाला त्रिभुज का भुजा है। तो अभी ये 25 भी, यानी कि ओपी भी बड़े वाला में ही है, तो बड़े वाला के लिए हमें नीचा ही लिखना पड़ेगा, वो 25 है। और ऊपर हमें छोटा वाला का लिख रहे हैं। देखो आर जो लिखा था मैंने, ये छोटे वाले त्रिभुज में आ रहा था, ठीक है। तो छोटे वाले के लिए आर लिखा था, अभी मैंने 25 लिया है बड़े वाले में, और 25 बड़े वाले में समकोण के सामने है, तो छोटे वाले में समकोण के सामने क्या है? इसको मान लो मैंने पी क्यू नाम दे दिया, तो छोटे वाले में क्या है? पी क्यू है। अब देखो ये पहले कटा लेते हैं, 5 3×5 = 15, ये 5×5 = 25, यानी कि r/3 कितना आ गया? आप बोलेंगे कि PQ/5 आ गया, तो नीचे तो मैंने 5 लिख दिया, ऊपर PQ की वैल्यू हम लिखना चाहते हैं कि PQ की वैल्यू हम क्या लिखें। अब आप जरा बात समझिएगा, PQ की वैल्यू हमें लिखनी है, तो सवाल में हमारे पास O से, ये तो रेडियस था बड़े वाले में, यानी कि ये 15 था, ये छोटे वाले में रेडियस था, तो ये R हो गया। तो अगर मैं 15 और R OP में से घटा दूं, OP यानी कि यहाँ से यहाँ तक, इसमें से मैं ये 15 और ये R घटा दूं, तो क्या हमारे पास PQ नहीं बच जाएगा? तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल बच जाएगा। तो मैं यही काम करने वाला हूँ। OP का मतलब 25 था, 25 में से मैं क्या घटा दूंगा? एक बार 15 और एक बार R, तो ये आ जाएगा कितना जी? तो आप बोलेंगे कि ये 5R आ जाएगा, और इक्वल टू का 3 से गुना करेंगे। ये देखो घटा के 25 में से 15 10 मिलेगा, यानी कि ये 30, और माइनस में 3R, यानी कि 30 और सॉरी, तो ये 3 इधर आएगा, तो 5 और 3 8R = 30, यानी कि R की वैल्यू हो जाएगी 30/8, यानी कि 15/4, और 15/4 का मतलब है 3.75, यानी कि ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो जगह थोड़ा कम है, लेकिन आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे आते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको ये दिया हुआ है कि एक वृत्त पर 8 बिंदु है, ABCDEFGH, और ये समान दूरी पर हैं, यानी कि इक्वी डिस्टेंस पर हैं, ये सेम ऑर्डर में हैं, ये भी बोला गया है इसी क्रम में। तो आपको एंगल FDH की वैल्यू बतानी है। अच्छा देखिए, अगर मैं एक बार सर्कल बना भी लूँ, जैसे ये मैंने सर्कल बना दिया, सर्कल नहीं रह, चलो सर्कल बना ही लेते हैं, मैंने बड़ा सा सर्कल बना दिया। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि 8 बिंदुएं हैं, तो पहले मैं 8 पॉइंट इसमें मार्क कर देता हूँ, 4 5 6 7 और 8। ये जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, और ये E हो गया, ये F, और ये G, और ये हो गया H। ठीक है, ये E था, नहीं ये F था, एक मिनट यार, दिस इज F, चलो F समझ लेना, ये F था। अब देखो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ये F है। अभी देखिए हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपको निकालना है FDH। अच्छा ये 8 बिंदु हैं और आठों एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं। अगर मैं इन्हें मिला दूं, आप सोचो ज़रा, इन्हें अगर मैं मिला दूं तो क्या हमें एक ऑक्टागन नहीं मिलेगा? ऑक्टागन का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? अष्टभुज। एक अष्टभुज मिलेगा, क्योंकि ये 8 बिंदु हैं, इनको मिलाने से 8 बराबर भुजाओं वाला एक आकृति मिलेगा, जिसको हम अष्टभुज बोलते हैं। अब इसमें हमें बताना था एंगल FD और H, तो FDH को पहले मैं मिला देता हूँ, ये FDH है, और ये वाला एंगल हमें बताना था। अब देखो अगर मैं यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर दूँ, एक मिनट आप बहुत ध्यान से समझना, इसको भी मैं ज्वाइन कर दूँ, तो आपको पता होगा कि ये एंगल तो 90 डिग्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है HD यहाँ पर व्यास है, और HD जैसे ही व्यास हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच काटने वाला विकर्ण है, तो ये डायगोनल जो है वो व्यास का काम करेगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। और इसमें जैसे ही 90 डिग्री होगा, तो आपको पता होगा कि ये 90 डिग्री होने के बाद ये दोनों एंगल अब क्या हो जाएगा, हम निकाल सकते हैं। और ये 90 डिग्री कैसे हुआ? क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 हो गया। अब आप बताइए मुझे कि क्या ये साइड और ये साइड बराबर हुआ कि नहीं? तो मैं बोलूँगा कि जी बिल्कुल बराबर हुआ, क्योंकि ये सारे इक्वी डिस्टेंस पर थे। और अगर ये बराबर होगा तो ये कोण कितने होंगे? 45 के। ठीक है, क्योंकि ये 90 हो चुका, तो बाकी 90 के आधे आधे होंगे, और एंगल कितना आ गया आपका? 45। तो 45 आंसर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले सवाल पे आते हैं। देखें भाई इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ पर आपको ये दे रखा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु X पर स्पर्श करते हैं, तथा समान स्पर्श रेखा का मतलब है कॉमन टेंजेंट, ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा।
ये कह रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो है वो दोनों वृत्तों को अलग अलग बिंदुओं यानी कि वाई और जेड पर स्पर्श करती है। यदि एक्स से गुजरने वाले एक अन्य स्पर्श रेखा वाई जेड को ए पर काटती है और एक्स ए की वैल्यू 16 है तो वाई जेड की वैल्यू बतानी है। आप सवाल को वापस ध्यान से पढ़ लीजिए। फिलहाल मैं डायरेक्ट यहाँ पे चित्र पे आता हूँ। आपको ये दे रखा है कि दो सर्कल्स हैं, यानी कि एक ये सर्कल हो गया मान लीजिए और एक ये सर्कल हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको ये दे रखा है कि दोनों सर्कल्स में यहाँ से एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई है जिसका नेम है वाई और जेड। ठीक है, और एक अन्य स्पर्श रेखा है जो कि वाई जेड से जाकर ए पर मिलती है और वो दोनों सर्कल के टचिंग पॉइंट को एक्स पर मिलती है, ऐसा आपको दे रखा है। और एक्स ए की वैल्यू आपको दी हुई है और आपको किसकी वैल्यू पूछ रही है, वाई जेड की वैल्यू पूछ रही है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा दोस्त कि ऐसे केस में ये तीनों बराबर होता है। ठीक है, ये तीनों बराबर क्यों होता है आप देख भी सकते हैं इजीली। देखो, बिंदु ए से डाली गई स्पर्श रेखा बराबर होगी, ए से ये भी स्पर्श रेखा खींची गई है और ये भी स्पर्श रेखा खींची गई है, और वैसे ही ए से इधर भी ये भी स्पर्शी रेखा खींची गई है, और एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं एक वृत्त की बराबर होती हैं। आपको पता होगा, तो मैंने ये बोल दिया कि ये इसके बराबर है। अब अगर हम बात करें इसमें तो आप बोलेंगे कि ये जो ए से ए एक्स खींचा गया है यही स्पर्श रेखा ए से जेड पर भी खींचा गया है, यानी कि अब ए एक्स इस ए जेड के भी बराबर हो गया है, यानी कि ये तीनों बराबर होता है ओवरऑल। तो ये अगर 16 है तो आप बोलेंगे ये भी 16 होगा और ये भी 16 होगा, और ये टोटल हमें वाई जेड बताना था तो ये होगा 16 का डबल, यानी कि दिस इज 32 और 32 इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। देखें भाई, इस सवाल में अब सवाल में आपको ये दे रखा है कि ये अपने पास डायग्राम है, इसमें एंगल क्यू ओ आर जो है वो 50 डिग्री है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि आर पी क्यू क्या होगा। अच्छा देखिए, ओ को सेंटर भी दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं चित्र को। अब देखिए, आप ये बात सोचो जरा इसमें कि अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है और ये भी इधर रेडियस ही है, ये तीनों रेडियस रेडियस ही हो गए, यानी कि ये तीनों बराबर हो गए। और हमें कौन सा एंगल दे दिया है, क्यू ओ आर दे दिया है 50, क्यू ओ और आर, यानी कि ये एंगल 50 दे रखा है। अच्छा, ये एंगल अगर 50 दे रखा है तो आप बताओ कि क्या ये और ये बराबर नहीं होगा। आप सोचो जरा, जैसे एक मिनट में और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ इसको। चलो बड़ा नहीं करेंगे, ये दोनों बराबर हो गया, और ये एंगल आपको एंगल आर ओ क्यू जो दिया है ये दिया है 50। अभी आप बोलोगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा, ये वाला मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ एंगल आर को और एंगल क्यू को, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, और इन दोनों को मान लो हम इनकी वैल्यू अगर निकालें, आर मतलब ये केवल छोटा वाला, पूरा एंगल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू किसके बराबर, और ये बराबर क्यों हो रहा है, क्योंकि साइड बराबर हो चुके हैं, ये दोनों रेडियस हैं। ओ क्यू जो है वो ओ आर के बराबर हो गया है, और दो साइड अगर बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे, ये आपको पता होगा। और इनकी वैल्यू अगर हम निकालें तो 180 में से 50 छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 130, और 130 का आधा वो कितना हो जाएगा, 65। और हमें बताना कौन सा है, हमें बताना है एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल बताना है। तो कोई बात नहीं, ये तो एंगल इजी है, अब निकाल ही लेंगे। अच्छा, अब ये बताइए आप जरा कि एंगल पी आर क्यू ये कितना होगा, 90 होगा कि नहीं, क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, तो ये कोण 90 हो गया, और इस कोण में से आधा हमारे पास 65 पता चल गया है कि एक साइड का 65 है, तो इस साइड का जो एंगल होगा ये वाला, ये भी ये कितना होगा, 65 हम घटा देंगे। एक मिनट जरा आप साफ सुथरा में समझिए, ये जो एंगल में ब्लू से मैंने ड्रॉ किया है ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि टोटल तो 90 था, उसमें से आर की तरफ का 65 था, तो ये 90 में से 65 घटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, और ये एंगल 25 है तो ये वाला एंगल भी 25 होगा। क्यों 25 होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, और अगर दो बराबर हो गए भुजा तो सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। अब देखिए, मैं थोड़ा अलग चित्र ही बना के आपको एक बार समझाता हूँ। ऐसे कुछ केस था और ऐसा यहाँ पे चित्र बना हुआ है। अब इसमें ये 90 डिग्री था क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ समकोण है, और यहाँ से ये मिलाया गया है, ये दोनों बराबर है। ये 50 था तो मैंने बोला कि ये अगर 50 है दोस्त तो ये दोनों बराबर होगा, और इन दोनों की बराबर वैल्यू कितनी आ रही है, तो आपने बोला कि ये 65 आ गया। अब ये 65 आ गया तो इधर आप देख रहे थे कि ये टोटल 90 है, 90 में से 65 घटा देंगे तो ये 25 आ गया, और ये 25 आ गया, तो चूंकि ये वाली साइड बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये 25 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 25, और यही 25 हमसे पूछा है, जो कि अपना आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में देखिए, यहाँ पर आपसे ये कुछ ऐसा कंडीशन दे रखा है कि C1 C2 C3 तीन वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं R1 R2 और R3 हैं। ठीक है, आपको ये भी दिया है कि R3 जो है वो R2 से बड़ी है और R2 जो है वो R1 से बड़ी है, और R2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए, एक तो आप चाहें तो इसमें डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि ये मध्यानुपाती होता है R2 इसका। ठीक है, यानी कि आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि R2 जो होता है वो होगा √अंडर ऑफ R1 R3।
ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। फिर आप बोलोगे कैसे, तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कैसे। अब मान लो मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ चित्र को। आप देखिए इस चित्र में दोस्त, अगर मैंने इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया और ये तो मिला हुआ ही ऑलरेडी, तो ये जो है एक्चुअली में अब R1 R2 आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा छोटा वाला जो सर्कल है उसमें R1 है, दूसरा वाला सर्कल में R2 और तीसरा सबसे बड़ा वाला में R3 है। अब ये जो मैंने पिंक से लाइन खींची है 3, अच्छा ठीक बा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा दोस्त कि ये अगर R1 R2 और R3 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये सिमिलर होगा त्रिभुज। ये तो मैंने अभी पीछे आपको बताया ही था कि जब भी ये बाहर से स्पर्श रेखा खींचेंगे और एक 90 डिग्री पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, 90 डिग्री पर क्यों, सॉरी ये 90 डिग्री मैंने उल्टा जगह पे लिख दिया, 90 डिग्री एक्चुअली में यहाँ पे होगा, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस स्पर्श रेखा पे लंब होता है तो वहाँ पे 90 डिग्री जाएगा। और अगर ये त्रिभुज समरूप होगा तो समरूप होने के कारण भुजाएं समानुपाती होंगी। एक मिनट, मैंने इन्हें भी मिटा दिया है। ठीक है, तो भुजाएं समानुपाती होने के केस में मैं बोलूँगा कि R2 का जो R1 से रेशियो होगा वही रेशियो होगा, एक मिनट यार, R1 का ना, R1/R2 जो होगा यही होगा R2/R3, क्योंकि भुजाएं समानुपाती हैं। अब तिरछा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो R2 का स्क्वायर आ जाएगा R1/R3, यानी कि R2 कितना आ जाएगा √√R1/R3, और ये इसका आंसर है। ठीक है, ये आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं कि ये इनका मध्यानुपाती होता है या जीपी में होता है, कैसे भी आप करके याद कर सकते हैं, बात आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए इस सवाल में आपको क्या दे रखा है दोस्त, यहाँ पे आपको शेडेड पार्ट का एरिया बताना है। ठीक है, ये तो लास्ट में लिखा ही है, और जो दिया है उसको भी हम समझ लेते हैं एक बार। देखें थोड़ा और छोटा कर देते हैं ये। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें आपको बोला है कि जिसकी भुजा है 12, यानी कि साइड 12 हो गई। एस और टी ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और पी क्यू जो है, पी क्यू और क्यू आर के मध्य बिंदु है। अच्छा अच्छा अच्छा, एस टी जो है, एस पी क्यू का मध्य बिंदु है और टी पी आर का मध्य बिंदु है, तो हमें सैडेड पार्ट बताना है। अच्छा देखो ये तो इजी ही बन गया, अगर ये मध्य बिंदु है एस और टी, तो आप बताइए कि समबाहु त्रिभुज में, देखिए ये मैंने समबाहु त्रिभुज बना दिया। समबाहु त्रिभुज में अगर हम इसके मध्य बिंदु से इसको मिलाते हैं तो क्या ये मीडियन नहीं कहलाएगा? मध्य बिंदु से मिलाने वाली, शीर्ष को मध्य बिंदु से जो रेखा मिलाती है उसको मीडियन बोलते हैं। और तीनों मीडियंस अगर हम खींच देते हैं तो आपको पता है कि ये बीच में सेंटर बनता है, जिसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, यानी कि केंद्रक। और केंद्रक पूरे समबाहु त्रिभुज को 3 भागों में बांटता है, यानी कि ये जितना पार्ट है इतना ही पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, और इतना ही पार्ट होता है कौन सा, ये वाला। 3 समान क्षेत्रफल में बांटता है, तो ऐसे में हम पूरे त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांट देंगे। अब देखो इसका साइड है 12, जब साइड 2 होता है तो एरिया √3 होता है, लेकिन साइड यहाँ पर 12 है, 6 टाइम है, तो एरिया 36 गुना हो जाएगा। 6 टाइम है ये, तो ये 6 का स्क्वायर गुना, यानी कि 36 √3 होगा। और इसको हमें 3 बराबर भागों में डिवाइड कर देना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 12×3=36, यानी कि 12√3। ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल है 300, उसके तीनों शीर्षों को मिलाकर एक समषटभुज बनाने के लिए काटा जाता है। और समषटभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। पूरा पूरा बात समझ लीजिए क्या है। एक ऐसे में त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, अलग बनाते हैं इधर। देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें कह रहा है कि यहाँ से इसको कट कर दिया गया और यहाँ से कट कर दिया गया और यहाँ से कट कर दिया गया, क्यों? समषटभुज बनाने के लिए। अच्छा, समषटभुज अगर मैंने बनाने की कोशिश की तो आप एक बात समझिए यहाँ पे कि जैसे ही मैंने समषटभुज यहाँ पर बनाया तो ये ए होगा और ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी। समषटभुज की हर एक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और ये ए होने के कारण ये भी सारे ए बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं, या मैं कहूँगा कि सबसे आसान तरीका जो होगा, एक तरीका तो ये भी है कि आप अलग अलग निकाल करके इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को आप घटा दो बड़े वाले त्रिभुज में से, तो समषटभुज बच जाएगा। या इसका साइड निकाल लो, आप डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल है 300, तो आप यहाँ से ये बोलेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 300 है, तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 3a है। जब ये 3a है साइड, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाए, सॉरी इसका एरिया आप 3a के हिसाब से निकाल के और 300 के बराबर रख के a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको निकाल सकते हैं। या मैं कहूँगा कि आप क्या करो कि इसमें ट्रायंगल ही टोटल बना लो। टोटल ट्रायंगल बनाने का क्या मतलब हुआ दोस्त, मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि ऐसे हमारे पास समबाहु त्रिभुज था और हमारे पास यहाँ से कटा हुआ है और फिर यहाँ से कटा हुआ है और यहाँ से कटा हुआ है। अब बताओ कि अगर मैं इसको भी दोस्त ज्वाइन कर दूँ और फिर इसको मिला दूँ और इसको मिला दूँ, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर
हमें टोटल कितने ट्राइंगल प्राप्त हो गए, तो आप बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि टोटल छोटे छोटे हमारे पास कितने त्रिभुज बन गए, 9, और 9 आइडेंटिकल हैं यानी कि समान त्रिभुज हैं। ठीक है, हमारे पास 9 समान त्रिभुज बन गए पूरे समबाहु त्रिभुज के लिए, जिसका क्षेत्रफल था कितना, 300। ठीक है, हालांकि 300 की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर। आप ये देखो ना कि 9 हमारे पास समबाहु त्रिभुज बच गए, जिसमें से हमें निकालना है कौन सा, हमें निकालना है समषटभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अच्छा आप बताइए कि हमारे पास 9 त्रिभुज है टोटल, और उसमें से ये समषटभुज वाला कितना है, 9 में से 1 2 मैं 3 हटा दूं तो हमारे पास ये समषटभुज बच जाएगा। समषटभुज का मतलब क्या, समषटभुज मतलब ये वाला पार्ट, आप देखो ये वाला पार्ट, अगर पूरा 9 त्रिभुज है, 9 में से हमने ये 3 हटा दिया तो हमारे पास कितना बच गया, 6 त्रिभुज बच गया, और 6 कितना है, 6 होता है एक समषटभुज के बराबर। ठीक है, तो यही हमें बताना है कि ये 6 वाला यानी कि समषटभुज पूरे सर्कल, पूरे वृत्त, सॉरी यार, पूरे त्रिभुज का कितना परसेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो 6 आया हुआ है, ये 6 आप डायरेक्टली देख लो इस 9 का कितना है, मैं भाग में बात कर रहा हूँ, 6 भाग हमारे पास त्रिभुज के हिसाब से है, और पूरा वाला त्रिभुज जो है वो 9 पार्ट है, तो 6 9 पार्ट का कितना परसेंट होगा, तो आप निकाल लो, ये 2 तिया 6 या 3 तिया 9, 2/3 का मतलब होता है 66.66%। आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते थे। ठीक है, मैंने क्या किया आप वापस एक बार समझ लो, या फिर आपको तो वैसे निकालना पड़ेगा जैसे मैंने पहले बताया था, तो उसमें टाइम लग जाएगा आपको, ये तरीका ज़्यादा ईजी है। देखो हमें ये बोला गया था कि इसको ऐसे कुछ काटा गया है, एक यहाँ से कट किया गया है, एक यहाँ से कट किया गया है, और एक यहाँ से, किस लिए, ताकि ये समषटभुज बन जाए। तो मैंने बोला कि आप क्या करो कि आप इसे मिला दो, इसे मिला दो और इसे मिला दो, और ऐसे मिलाने से आपको टोटल 9 ट्राइंगल्स मिल गए छोटे छोटे, और 9 को मिलाकर ये बड़े त्रिभुज के बराबर आ रहा है। और हमें ये बताना है समषटभुज, और समषटभुज आपको पता है कि 6 त्रिभुज के बराबर होता है। तो समषटभुज उस बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये 6 पार्ट इस 9 पार्ट का कितना परसेंट है, इसको काटिएगा तो 2/3 मिलेगा, और 2/3 का मतलब है 66 सही 2/3%, यानी कि 66.66%। ये इसका आंसर है। अगले सवाल पे आएंगे दोस्त जल्दी से। अगले सवाल में आपको देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि क्या है, ये एक आयत है। ठीक है, और इसमें आपको ये दिया है कि P जो है ये AB पर कोई पॉइंट है, और CP की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है दोस्त, सी CP कहाँ है इसमें यार, अच्छा CP है, CP ये 10 दे रखी है आपको, और BP आपको 6 दे रखा है। AP का मान आपको बताना है, AP यानी कि लेट से ये x है, इसको बताना है। और हमें DP दिया हुआ है कितना, DP यानी कि इसको अगर आप मिलाते हैं तो ये दिया है 13। ठीक है, कोई बात नहीं, आप देखो अब ये बात समझो, थोड़ा बड़ा करके जो वैल्यू है वो भी सामने रखना पड़ेगा ना। ये हमारे पास 10 था, ये था हमारे पास कितना, 6। ठीक है, और ये DP हमारे पास कितना था, इसको मिलाने पर ये 13 था, और हमें ये x बताना था। अब बताओ कि अगर ये 10 है और ये 6 है तो ये कितना होगा, ये 3 का डबल है, वो 5 का डबल है, तो ये 4 का डबल 8 होगा, और अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं क्योंकि ये आयत है, रेक्टेंगल है। अब देखो ये 8 है, ये x है, और ये 13 है, तो इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 का स्क्वायर और माइनस में 8 का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 169 माइनस 8 का स्क्वायर यानी कि 64, और 69 में से 64 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 105, यानी कि √105 ऑप्शन ए क्या है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। देखें भाई इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ पे आपको एक हेक्सागन दिया गया है, यानी कि समषटभुज दिया गया है, जिसकी साइड जो है वो है 12, और आपको त्रिभुज SQU की क्षेत्रफल बताना है, SQU का एरिया बताना है आपको। अच्छा एक बात समझो आप पहले कि ये जो समषटभुज है यानी कि हेक्सागन है, जब भी समषटभुज में आप अल्टरनेट उसके वर्टिसेज ले करके और ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, तो ये जो त्रिभुज होता है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज होता है। ये आपको याद रखना है, पहला बात तो ये। दूसरा बात आपको क्या ध्यान रखना है कि इस समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है ये होता है हाफ ऑफ द हेक्सागन, यानी कि जो हेक्सागन है टोटल समषटभुज का क्षेत्रफल उसका आधा होता है ये। ठीक ठीक है, देखो करने के तो और भी तरीके हैं लेकिन ये ज़्यादा इजी है। आधा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये समझो अब इसमें कि अगर मैं इसके सेंटर को ऐसे मैं मिला दूं यहाँ से यहाँ तक और ऐसे, तो ये जो एरिया है पिंक वाला ये किसके बराबर हो जाता है, ये इस ब्लू वाले एरिया के बराबर हो जाता है। और ऐसे ही यहाँ पर ये ब्लू वाला इस नीचे वाले के और ये ब्लू वाला इस नीचे वाले के बराबर हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि अंदर का जो ये टोटल एरिया है अंदर का, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। आप ये देखो, ये जो एरिया है टोटल ग्रीन वाला, ठीक है,
इसके अंदर कितने त्रिभुज आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि ग्रीन वाले के अंदर 3 त्रिभुज आ रहे हैं, ठीक है, और बाहर भी 3 त्रिभुज बच रहे हैं, यानी कि ओवरऑल 3 त्रिभुज बाहर और 3 त्रिभुज अंदर, यानी कि 6 त्रिभुज हैं, जिसमें से जो त्रिभुज हमें निकालना है एस क्यू और यू, इसके अंदर भी 3 त्रिभुज हैं, यानी कि ये आधे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये जो एरिया होता है इस त्रिभुज का वो हाफ ऑफ द हेक्सागन होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट हेक्सागन का साइड दिया है 12√3। आपको पता है कि जब 2 होता था साइड तो समबाहु त्रिभुज में, चलो मैं हेक्सागन का एरिया ही डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतना आप मत करो। देखो हेक्सागन का एरिया हम कैसे लिख सकते हैं, 6 और इंटू में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि √3/4 और साइड स्क्वायर, और उसका साइड कितना है 12 है, तो आप लिखेंगे 12 गुना में 12, और इसका हमें आधा चाहिए क्योंकि ये जो एरिया है ये पूरे हेक्सागन का आधा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो मैंने हेक्सागन का लिख दिया 6 गुना में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसका आधा कर दिया मैंने, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और ये 2 से हो जाएगा 2 तियाँ 6, तो ओवरऑल 12 तियाँ 36 तियाँ 108, और √3 आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट आंसर। तरीके और भी हैं, आप साइड डायरेक्ट ये साइड निकाल सकते थे इस पर परपेंडिकुलर डाल के, और ये एंगल 120 आएगा, ऐसे भी आप निकाल सकते थे, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता है कि ये हाफ होने वाला है तो आप ऐसे निकाल लो। देखिए अगले सवाल में दोस्त अपने पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, और इस डायग्राम में आपको ये बोला गया है कि ABCD जो है वो एक वर्ग है, यानी कि ये वाला जो है ये स्क्वायर है, फिर BCXYZ एक समपंचभुज है, यानी कि ये जो है ये एक रेगुलर पेंटागन है, और बाकी आपको ये त्रिभुज ABE एक समबाहु दिया है, यानी कि ABE ये समबाहु त्रिभुज है। तो आपको जो एंगल बताना है वो EBZ बताना है। अब डायरेक्ट हम अपने चित्र में आते हैं, डायग्राम में देखिए इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइडेड है। एक तो कि ये आपका जो है ABCD ये क्या है, स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर है तो इसका ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो त्रिभुज था ये समबाहु त्रिभुज था, सवाल के हिसाब से देखो यहाँ पे लिखा है कि ABE जो है वो समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60। तो ये कितना हो गया एंगल इसके अंदर, तो आप बोलेंगे ये हो गया 60। अब बात करते हैं, ये है समपंचभुज, और समपंचभुज का प्रत्येक एंगल कितना होता है, अगर आपको पता हो तो समपंचभुज का जो प्रत्येक एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री, ठीक है। तो ये है 108, एक मिनट, ये हो गया 108। अब आपको कौन सा एंगल बताना है, तो आप बोलेंगे कि हमें बताना है एंगल EB और Z, EBZ, यानी कि अब डायरेक्टली देखो ये B वाला एंगल बताना है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट पर 360 का कोण बनता है, और अगर 360 में से मैं ये सारा कोण घटा दूं, 9 6 15 यानी कि 150, और 8 158, यानी कि ओवरऑल ये 258 होगा। 258 में घटा दूं तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ पे बच जाएगा 5 में से 5 जाएगा 0, 102 डिग्री बचेगा, और 102 डिग्री यानी कि ऑप्शन ए क्या है, सही है। अब जिन लोगों को ये 108 नहीं समझ में आया उनके लिए मैं 108 की भी दवाई बताता हूँ। आप डायरेक्ट या तो फॉर्मूला ऐसे लगा सकते हैं, देखो एक बात तो कि ये पंचभुज है, तो सम पंचभुज में 5 भुजाएं हैं, तो आप बाह्य कोण अगर इसका निकालोगे, प्रत्येक बाह्य कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल, तो बाह्य कोण हो जाएगा 360 बटे में n। 360 बटे में n का मतलब साइड, तो साइड यहाँ पर पंचभुज है तो 5 है, आप डिवाइड करोगे 5 से तो ये 72 देगा, और अगर बाह्य कोण 72 है तो प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा, आप अंतः कोण के लिए क्या करोगे, अंतः कोण के लिए आपको घटाना पड़ेगा 180 में से इस 72 को, तो ये आपको दे देगा 102, सॉरी 100 कितना था, 102 ही था ना, 108 था, 72 में से घटाएंगे तो 108 बचेगा ना। तो ये एंगल आपका इसका हर एक जो अंतः कोण है ये 108 आ जाएगा, या फिर आप प्रत्येक अंतः कोण का फॉर्मूला 180 इंटू n-2 और बाई का n ये भी लगा सकते हैं। देखिए सवाल में अपने पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक मिनट ऐसे आप देख लो, बिल्कुल देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डायग्राम है, और आपको ये साइडेड पार्ट बताना है ये वाला एरिया कितना है, ठीक है। और ये आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके तीनों साइड्स आपको प्रोवाइडेड हैं। पहले तो आप ये समझ लो कि ऐसा केस जनरली बनता है समकोण त्रिभुज में, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में। फिर भी अगर आपको इसमें देख के डाउट है तो पहले आप एक बार चेक कर लो कि क्या ये ट्रिपलेट्स हैं कि नहीं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो ये है 21 है, 28 है और 35 है।
आप देखो ये किस चीज़ से कटने वाले हैं, तो आप बोलेंगे 7 से कटते नजर आ रहे हैं, तो 7 से कटा दीजिए। 7×3=21, 7×4=28 और 7×5=35, यानी कि 3 4 5 आ गया, जो कि ट्रिपलेट होता है, बेसिक ट्रिपलेट। तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, ऐसे जैसे कि ये बनाया हुआ है, ठीक है, या मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो ये 90 डिग्री है और यहाँ पे एक ऐसे सेमी सर्कल खींचा हुआ है, या मैं जिस तरह से चित्र है उसी तरह से आपको बता देता हूँ, आप डायरेक्ट चित्र में ही समझ लो कि ये जो शेडेड पार्ट है, जिसको मैं अभी शेडेड कर रहा हूँ, ये शेडेड पार्ट इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों होता है ये मैं फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, इसमें आप ये डायरेक्ट रख लो, अगर आपको ये याद रहता है, और ये सवाल काफ़ी बार आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 1/2, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जी, बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ 90 डिग्री होगा इसमें, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा के सामने वाला कोण ही 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों बनेगा बेस और हाइट, यानी कि 28 और गुना में 21। तो जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उतना ही ये साइडेड पार्ट होता है। आप घटाओगे तो ये 2 से कट जाएगा, 14×2=28, और 14 से आप गुना करोगे तो 14×1=14 और 14×2=28 और 1 हो जाएगा 29, यानी कि 294 आपका आंसर आएगा। तो ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए इस त्रिभुज में क्या है दोस्त अपने पास, यहाँ पे आपको बताना है कि दी गई आकृति में एस टी यू दी गई आकृति में त्रिभुज एस टी यू में, यानी कि ये छोटा वाला में, एस टी यू में आपको क्या दे रखा है दोस्त, ये एस टी यू है। इसमें आपको बोल रहा है कि चलो ST8 मान लिए, टी यू कितना है अपने पास, टी यू 9 है, और बाकी ये सारी वैल्यूज़ दे रखी है। और हमें निकालना क्या है, हमें ये बताना है कि पी क्यू यू, यानी कि ये वाला पार्ट, इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। PQU का जो एरिया है उसका PTR से क्या रेशियो होगा, PTR के एरिया से। तो PTR ये वाला है, यानी कि हमें पिंक वाला और ब्लू वाला का जो एरिया का रेशियो है ये बताना है। चलो कोई बात नहीं है, निकालते हैं फिर। देखिए भाई, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअली में देखो इसमें तो पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, सॉरी उसका रेशियो निकालने के लिए। लेकिन क्षेत्रफल निकालने के तरीके जो होते हैं, जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट का कुछ अता पता है नहीं इसमें। फिर दूसरा तरीका जो बचता है वो बचता है हाफ और इंटू में प्रोडक्ट ऑफ साइड, यानी कि AB और साथ में साइन थीटा। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ साइड और साइन थीटा लेने के लिए हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, लेकिन थीटा भी इसमें अता पता नहीं है। लेकिन जैसा कि हमें ये पता है कि हमें रेशियो बताना है, तो रेशियो के केस में थीटा कटने का चांस रहता है, साइन थीटा कटने का चांस रहता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि देखो थोड़ा अब बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन यस ऐसे कुछ समझ लो। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इस एंगल को मैं मान रहा हूँ थीटा। देखो इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, जहाँ पे मैंने ब्लू मार्क लगाया है, ठीक है। अगर वो थीटा हुआ तो आप बोलेंगे यू की तरफ जो एंगल बनेगा दूसरी साइड, यहाँ पे ये बनेगा 180 और माइनस में थीटा, ठीक है। अब इस त्रिभुज में मैं देखो हमें पी क्यू यू का एरिया चाहिए, तो मैं रेशियो ले रहा हूँ यहाँ पर किससे, पी क्यू यू त्रिभुज का एरिया और बटा में ST और U, त्रिभुज STU का एरिया, ठीक है। अब ध्यान से बात समझिएगा, अगर PQ और U का एरिया हमें लिखना है तो 1/2 तो दोनों में आएगा तो कट जाएगा, 1/2 AB साइन थीटा में लगाने वाला हूँ तो 1/2 दोनों में से कटेगा, इसलिए 1/2 मैं छोड़ दे रहा हूँ, डायरेक्ट AB ले रहा हूँ और वो साइड लूंगा, ठीक है। अभी बताओ, अगर मैं कोण ये वाला ले रहा हूँ, यानी कि यू के पास वाला एंगल ले रहा हूँ, तो साइड उसके अगल बगल का लेंगे, यानी कि साइड एक तो ये वाला लेंगे जो मैंने ब्लू मार्क लगाया, और दूसरा उस साइड वाला लेंगे, क्योंकि उसी के बीच का एंगल हमने निकाला है 180 माइनस में थीटा, ठीक है। तो अगल बगल वाला हम साइड लेते हैं कोण के, ठीक है। तो अगल बगल का साइड यहाँ पर कितना है, एक तो PU है, PU की वैल्यू सवाल में है, PU बिल्कुल वैल्यू होनी चाहिए PU की, क्योंकि PT की वैल्यू हमारे पास है 27। तो अगर हम PT में से UT घटा दें, देखो 27 है और UT भी हमारे पास है 9, तो 27 में से 9 घटा देंगे तो PU की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। तो मैंने 18 ले ली, और गुना में चाहिए हमारे पास U और Q, तो UQ हमारे पास है ही, सवाल में ये दे रखा है UQ, देखो यहाँ पे 24 दे रखा है, तो इसके बदले मैंने कितना रख दिया दोस्त, 24। और फिर साथ में साइन 180 माइनस थीटा रखेंगे, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो ये मैंने साइन थीटा ले लिया। और नीचे लेंगे हम लोग फिर से वही
अब एस टी यू में भी हमें वैसा ही कोण लेना पड़ेगा जिसमें साइन थीटा आ जाए। तो देखोगे कि मैंने ये छोटा वाला एंगल थीटा माना था, तो इसके अगल बगल के साइड का गुणनफल हम लिखेंगे और साइन थीटा लिखेंगे। तो इसके अगल बगल का साइड क्या है, तो आप बोलेंगे कि एक तो है ये एस यू और एक इस तरफ है यू टी। तो एस यू और इंटू में यू टी हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो एक मिनट, एस यू और गुना में यू टी। तो एस यू सवाल में दिया है हमें, एस यू कितना है 12 है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। तो एस यू कितना हो गया जी, 12 हो गया। और अगर बात करें यू टी की, तो यू टी हमें सवाल में 9 दे रखा था और साथ में साइन थीटा भी आएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे साइन थीटा कट गया और ये 9 दूना 18 कट गया और 12 दूना 24 कट गया। यानी कि इनका जो एरिया का रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 4/1 या 4:1 आप समझ लो। अब दूसरा एरिया मैं निकालने वाला हूँ फिर से, जो दूसरा त्रिभुज हमें चाहिए था पी टी आर। अब बात करते हैं पी टी आर की, आप ध्यान से समझिएगा। तो मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज पी टी आर और बाई त्रिभुज फिर से एस टी यू। वापस एस टी यू ही मैं ले रहा हूँ क्योंकि वही है जो पी टी आर के साथ बन सकता है। अब देखो इसमें भी आपको ऐसा ही कुछ एंगल लेना पड़ेगा कि एंगल वापस कट जाए। तो मैं इस बार वापस से टी के एक साइड में मैं कुछ एंगल मान लेता हूँ। जैसे इस साइड में मैंने मान लिया अगर एक्स, तो दूसरे साइड में 180 माइनस एक्स हो जाएगा। या अंदर मैं एक्स मान लेता हूँ, जैसे अंदर मैंने थीटा माना था तो यहाँ पे मैंने एक्स मान लिया। तो आप बोलेंगे कि ये जो बाहर वाला एंगल होगा ये होगा दोस्त 180 और माइनस में एक्स। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, बाहर वाला एंगल कितना होगा जी, 180 और माइनस का एक्स, ये होगा बाहर वाला एंगल। अब फिर से मैं वही काम करूंगा, अगर पी टी आर का मुझे एरिया लिखना है तो मैं एंगल चूंकि 180 माइनस एक्स ले रखा हूं तो फिर से 1/2 लूंगा। तो 1/2 दोनों में आने के कारण कट जाएगा, डायरेक्ट मैं ए बी ले रहा हूं। तो ए बी अभी एंगल अगर ये है तो इसके आइट साइड का रेशियो यानी कि अगल बगल का रेशियो, तो आप बोलेंगे पी टी और फिर टी आर। पीटी और टीआर मैं साइड का यहाँ पे प्रोडक्ट लेने वाला हूँ। तो पीटी की वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी, 27। यहाँ पे देखिए तो पीटी के बदले मैंने कितना लिख दिया दोस्त, 27। और गुना में और क्या लेना है हमें, आर टी। तो आर टी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे आर एस में से एस टी घटा दो। तो एस आर या आर एस हमारे पास 32 है और एस टी हमारे पास कितना है, एस टी कहाँ है भाई, एस टी है 8, सबसे ऊपर ही है एस टी। तो 32 में से 8 घटा देंगे तो 24 आएगा, यानी कि इतना गुना में 24। और फिर साइन एक्स यहाँ पे आएगा, देखो साइन 180 माइनस एक्स आएगा एक्चुअली में, तो वो एक्स ही बन जाएगा। 180 माइनस में थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट साइन एक्स बन जाएगा। फिर आप ये एस यू और टी या एस टी यू, अब एस टी यू में भी हम उसके बगल वाला ही एंगल लेंगे ताकि वो भी साइन एक्स ही दे। तो अगर एक्स वाला एंगल इस बार हम ले रहे हैं, देखो एक्स वाला एंगल, तो इसके अगल बगल का साइड कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे एस टी और टी यू। टी से एस और टी से यू के बीच में एक कोण बना है तो हम टी एस और टी यू लेंगे। तो टी एस और टी यू कितना है, देखो सवाल में टी एस यानी कि एस टी सबसे ऊपर 8 है। और फिर बात करते हैं टी यू की, तो टी यू 9 है यहाँ पे, तो मैंने 9 ले लिया। और साइन एक्स, तो साइन एक्स तो एक्चुअली में कटने वाला है तो ये कट गया। और ये आप देखेंगे कि अब कितना हो गया, तो आप बोलेंगे कि ये 8 तियाँ 24 कटेगा और ये 9 तियाँ 27, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 तियाँ 9 बटे में 1। अब बताओ इस दोनों में कॉमन है एस टी यू। एस टी यू अगर दोनों में कॉमन है तो दोनों में रेशियो में भी बराबर होना चाहिए, और रेशियो में ये एक एक बराबर है ही। इसका मतलब अगर एस टी यू 1 है तो हम बोलेंगे पी क्यू यू जो है वो 4 है और पी टी आर जो है ये 9 है। यानी कि डायरेक्ट हम इन दोनों का रेशियो लिख देंगे कि ये 4 आया और ये 9 आया, तो रेशियो कितना हो गया दोस्त, 4:2 में 9, ये सही है। ठीक है, या आप इस ऐसे लिख के भी ये बात समझ सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको पता होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, कि अगर जैसे ए और बी है, मान लो ए बी का रेशियो हमारे पास आ गया, मान लो मैं ए बी नाम दे रहा हूँ 4:1। और फिर बी सी का रेशियो अपने पास आ गया जैसे, या सी बी का रेशियो आप कुछ भी लिख लो, बी सी या फिर सी बी कुछ का भी रेशियो लिख लो आप। और ये आ गया अपने पास कितना, 9:1। अब आप बोलेंगे कि बी दोनों में कॉमन था और दोनों में बी का वैल्यू सेम है, तो हम ये कहेंगे कि इसका मतलब ए 4 है और सी 9 है, और यहाँ से डायरेक्ट हम इनका रेशियो 4:9 लिख देंगे। तो इस एरिया में, सॉरी इस त्रिभुज में जो रेशियो आ रहा है इनका वो कितना आ रहा है, 4:9 आ रहा है। आप वापस से देखिएगा तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखें भाई, अब इस त्रिभुज में क्या है, इसमें आपको बोला गया है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में जी क्या है, सेंट्रॉइड है यानी कि केंद्रक है। एक्स वाई अपने पास 11 है और वाई जेड कितना है, वाई जेड अपने पास ये है 14 यानी कि 14। और आपको एक्स जेड भी दिया हुआ है 7, तो आपको जी एम की वैल्यू निकालनी है। ऐसा सेम सवाल इसी वीडियो में मैंने करा रखा है, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। और मैंने बोला था
कि चूंकि एम यहाँ पर क्या है, जी से देखो अगर जी सेंट्रॉइड हो गया दोस्त, तो जी सेंट्रॉइड होने के कारण केंद्रक हो गया, और केंद्रक से पास होने वाली ये जो लाइन है ये माध्यिका हो जाएगी यानी कि मीडियन, और मीडियन सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर मिलती है यानी कि उसको बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो एम क्या हो गया, वाई जेड का मिड पॉइंट हो गया। और चूंकि हमें जीएम निकालना है तो इसके लिए आपको पता होगा कि मीडियन को जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है यानी कि 2 और 1 के रेशियो में बांटता है। और यहाँ पर हमें जीएम निकालना है तो इसके लिए पहले हमें एक्सएम निकालना होगा यानी कि माध्यिका निकालनी होगी, और जैसे ही हम एक्सएम निकालेंगे तो उसे 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और एक्सएम यानी कि माध्यिका कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको बोला था कि अपोलोनियम थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो मैं अपोलोनियम थ्योरम से यहाँ पे काम करने वाला हूँ आगे, और थ्योरम भी मैंने आपको पीछे बता दिया है इसी वीडियो में। तो मैं डायरेक्टली अब लिखता हूँ कि 11 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर होगा 121, ठीक है, और प्लस में 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और ये बराबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे एक्स एम का स्क्वायर, एक्स एम का स्क्वायर यहाँ पर एक्स एम के बदले में कुछ रख लेते हैं, एक्स ही रख लेते हैं केवल, तो एक्स का स्क्वायर, और प्लस में होता है वाई जेड का आधा यानी कि ये 14 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 49, और इंटू में 2, यहाँ पे इंटू में 2 भी आएगा। अब देखो ये कितना हो गया, आप चाहें तो इसको बाद में जोड़ लें, क्योंकि उस तरफ 2 49 बनेगा गुना होके, तो एक ही 49 इधर आके 1 49 तो इधर से उधर कट ही जाएगा वापस, तो 1 49 आके घटाना पड़ेगा आपको लिटरली, या आप गुना करके भी घटा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप चाहें तो गुना करके घटा लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसको जोड़ लेंगे, चलो मैं गुना करके ही घटा देता हूँ, इसको आप जैसे ही जोड़ेंगे तो ये मिलेगा आपको 170, और यहाँ पे 2 भी था तो ये आ जाएगा 170/2, और इधर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और प्लस में 49, और इसको आप अगर काटिएगा तो ये मिल जाएगा 8 दूना 16 और 5 दूना 10 यानी कि 85 हो जाएगा, और माइनस में 49 इक्वल टू में एक्स हो जाएगा, या एक्स का स्क्वायर एक्चुअली में, और फिर यहाँ से एक्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये घटाने पर कितना आएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, यानी कि एक्स की वैल्यू 6 आ गई। और एक्स मैंने किसके बदले रखा था, ये एक्स एम की बदले में रखा था मैंने, एक्स एम टोटल के बदले में मैंने रखा था एक्स, और ये 6 आ गया, और इस 6 को आपको बांट देना है किस रेशियो में, 2 और 1 के रेशियो में। तो 2 और 1 को अगर आप जोड़िएगा तो 3 की वैल्यू अगर 6 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और यही आंसर होगा, जीएम का वैल्यू 1 है और वो 2 आ गया है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है दोस्त, सही है। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। अगले सवाल में देखिए आपको ऐसा कुछ चित्र दिया हुआ है, और इसमें आपको दिया हुआ है कुछ, एक मिनट, आपको दिया गया है कि दिए गए चित्र में यहाँ पर पी क्यू आर एस क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंकित वर्ग है, ठीक है, यानी कि पी क्यू आर एस जो है वो एक स्क्वायर है, और उसको बनाया गया है उस वृत्त के अंदर जिसका त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि पी क्यू को वाई तक बढ़ाया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर पी क्यू को वाई तक बढ़ाया गया है, और वाई से बिंदु आर पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ये वाली लाइन, ठीक है, स्पर्श रेखा खींची गई है, और हमें एस वाई की लंबाई बतानी है। एस वाई का मतलब क्या हुआ, एस वाई आप चित्र में देख रहे हैं कि ये वाला एस वाई है। अब देखो एस वाई तो सेंटर से भी पास नहीं हो रहा है, अब एस वाई निकालने का हमारे पास जो तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है, आप सोचो ज़रा। तो आप बोलेंगे कि चूंकि ये वर्ग था तो ये 90 डिग्री हो गया, और अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तब एस वाई निकल जाएगा। लेकिन पाइथागोरस लगाने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी दोस्त कि पाइथागोरस तो हम तभी लगा सकते हैं जब हमें ये साइड और ये साइड पता हो, तभी हम एस वाई निकाल सकते हैं। तो चलो ये साइड पता करते हैं, अब देखते हैं कि ये दोनों साइड आएगा कैसे। तो अब चित्र को थोड़ा सा बड़ा करेंगे समझने के लिए, और हमें बस इतना पता है कि 4 सेंटीमीटर है किसका त्रिज्या है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या उस वृत्त का। तो चलो बात शुरू करते हैं दोस्त, यहाँ पर देखें क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। एक देखो, एक तो बात कर सकते हैं कि अगर कैलकुलेशन हमें कम करनी है, अगर कैलकुलेशन कम करनी है तो हमें थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा, मैं बाकी बात में करूँगा। अभी मैं इसको, चलो अगर मान लो मैं इस स्क्वायर को थोड़ा पहले बड़ा कर लेते हैं। देखो मैंने क्या किया कि इस स्क्वायर के साइड को 1 ले लिया, ठीक है, सारे साइड तो वैसे इक्वल होंगे, ये मैंने 1 ले लिया। अब 1 ले लिया तो मैं पहले इसको मिला रहा हूँ, इसको जैसे ही मैंने मिलाया ये सेंटर से पास कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये व्यास है, या फिर आप कहोगे कि रेडियस जो होता है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसीलिए ये कोण कितना बन गया, पी आर वाई जो कोण है ये बन गया 90 डिग्री। और पी आर वाई अगर 90 डिग्री है
और आप ये भी देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पर बहुत ध्यान से बात आप समझिएगा कि ये जो पी वाई वैल्यू है, पी वाई ये किसके बराबर है, आर क्यू के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों ही वर्ग की भुजाएं हैं, इसलिए ये दोनों बराबर है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में आप ये बात समझ लेना, ये बहुत ध्यान से बात समझना कि अगर ये समकोण त्रिभुज हो पी आर और क्यू जैसे, और यहाँ से मान लो मैंने ये डी मान करके एक लंब डाल दिया, और अगर ये दोनों बराबर है, या फिर लेट से आप इधर से भी कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, तो इस केस में ये वाला भी इनके ही बराबर होगा, और जो पॉइंट डी है ये हो जाएगा सरकम सेंटर, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। परिवृत्त की त्रिज्या होने के कारण ही ये तीनों बराबर होगा। ये केस आप पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकालते हैं, कर्ण का आधा कर देते हैं। तो डायरेक्ट उसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको यहाँ पे बोलने वाला हूँ बात। अब वो बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर ये 1 है और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्यू क्या हो गया, क्यू हो गया परिवृत्त का केंद्र, यानी कि सरकम सेंटर हो गया ये। तो जैसे ही ये सरकम सेंटर हुआ तो हम ये समझ गए। अब देखिए मैं क्या बता रहा था आपको, मैं ये बोल रहा था कि अब ये 1 है अगर, और ये भी 1 है, तो ये साइड भी कितना हो जाएगा, उस हिसाब से 1 हो जाएगा। अब डायरेक्ट देखो यहाँ से मैं एस वाई अगर निकालना चाहूँ तो आप बोलेंगे बिल्कुल अब एस वाई निकाल सकते हैं। ये होगा रूट अंडर किसका स्क्वायर, इस 1 का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर, यानी कि ये 2 हो रहा है तो 1 का स्क्वायर और प्लस में आप बोलेंगे 2 का स्क्वायर, यानी कि ये होगा √5। ठीक है, ये कितना हो गया दोस्त, √5 हो गया। तो अब आप तो ये डायरेक्ट एक कह भी सकते थे कि √5 का मल्टीपल आंसर होगा, लेकिन √5 के सारे मल्टीपल हैं। तो यहाँ पे अब आगे हम बात करने वाले हैं, √5 अभी आंसर नहीं आया है, ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने सबको 1 1 ले लिया है। अब आप ये देखेंगे कि साइड को मैंने 1 लिया था, स्क्वायर का जो साइड था उसे 1 ले लिया था, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो आप बताओ कि अगर मैं स्क्वायर की साइड निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ। तो आप बोलेंगे कि स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो कितना होगा जी, इस वृत्त के डायमीटर के बराबर होगा। यानी कि जो अंदर स्क्वायर बना हुआ है, आप ये समझ लो कि ये जो स्क्वायर है इसका जो डायगोनल है, यानी कि ये वाला डायगोनल का मतलब हिंदी में हुआ विकर्ण। विकर्ण जो होगा वो इस वृत्त के व्यास के बराबर है, और वृत्त का व्यास कितना होगा, त्रिज्या 4 था तो व्यास 8 हो जाएगा, और इसके बराबर है इसका विकर्ण, यानी कि √2 इंटू में a। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 8/√2, यानी कि वो क्या हो जाएगा, 4√2। ठीक है, अब देखो ये साइड 4√2 आ रहा है, लेकिन हमने 1 माना था, तो 1 का मान अगर 4√2 है तो हमें जो निकालना था एस वाई वो √5 आया है, तो √5 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 4√2 से गुना हो जाएगा, तो 4 और रूट अंडर 5 दूना 10, 4√10 इसका आंसर होगा। ठीक है, 4√10 शायद ऑप्शन ए में है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 1 क्यों लिया, अब आप पूरा पूरा भी रख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझाने में ही टाइम लगा, वरना 1 1 रख के बनाने में मुझे टाइम नहीं लगता। ठीक है, 1 1 रखने से क्या हुआ कि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो गई। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ, ज़्यादा कठिनाई भी नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं दोस्त। देखें दोस्त, इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ पे आपको एक समलंब दिया गया है, एक समलंब के एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2:9 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी कि 2:9 में अनुपात में विभाजित कर रहा है। यदि दो समांतर भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर हो और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या है, अच्छा हमें ज्ञात ही करनी है वो। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे रखा है, मैं डायरेक्ट अब डायग्राम पे आता हूँ। आपको एक ट्रेपिजम दे रखा है, तो मैं ट्रेपिजम बनाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे, एक मिनट, ऐसे हो गया अपना समलंब। ठीक है, अब इसमें आपको दे रहा है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2:9 में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने अगर यहाँ से दोनों डायगोनल्स खींच दिए तो मान लो ये अगर 2 है तो ये 9 है। एक विकर्ण को 2:9 में दूसरा विकर्ण बांट रहा है, तो ये बांट दिया मान लो। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे नाम भी इनका कुछ रख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये P है, एक मिनट, इसको मैंने मान लिया कि ये P है, फिर ABCD इसको मान लेते हैं AB और CD। और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि यदि दो समांतर भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा 45 है, यानी कि ये 45 है, तो दूसरी समांतर भुजा यानी कि ये अगर x है तो ये x हमें बतानी है। अब आप बहुत ध्यान से एक बात समझना कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ज्योमेट्री वाली में ही बताई हुई है आपको कि जब भी ऐसे आपको दिखे कि दोनों विकर्ण इसमें काट दिए जाए, तो दोनों विकर्ण काटने के बाद ये जो दोनों त्रिभुज बनते हैं ये बनते हैं एक दूसरे के समरूप, यानी कि सिमिलर, और ऐसे में भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं, सीधी सी बात है। अब भी भुजा समानुपाती है, कैसे, देखो ये एंगल इस P के बराबर है और ये समांतर होने के कारण ये इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, यानी कि एकांतर कोण से, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, ये वाला त्रिभुज। ठीक है,
और इसके सामने वाला ये वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। और अगर त्रिभुज समरूप हैं, ये तो आपको याद रखना चाहिए, डायरेक्ट समरूपता चेक नहीं करना है वहाँ पे जाके। जब भी दो लाइन समांतर होता है और उनके बीच में ऐसे आप खींचिएगा तो ये जो दो त्रिभुज बनेगा वो समांतर समरूप होना ही होना है, ठीक है। अब देखिए अगर ये समरूप है तो भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। अब आप देखो जरा यहाँ पर ये 9 है और इसमें ये 2 है, ठीक है, 9 है और 2 है। और आप बोलेंगे कि 9 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 45 को, यानी कि ये 5 गुना है, तो 2 भी 5 गुना हो जाएगा, यानी कि ये 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 10। और 10 डायरेक्ट हम आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ज़रा ऐसे समझो, एक मिनट, आप ऐसे समझो, ये एक्स था, यहाँ पे क्या था, हमें एक्स दिया हुआ था। देखो इस दोनों त्रिभुज में अगर मैं छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज की बात करूं तो छोटे त्रिभुज में अगर साइड 2 है, देखो ये है छोटा त्रिभुज, इसमें अगर साइड 2 है तो बड़े त्रिभुज में साइड कितना है, तो आप बोलेंगे 9 है, बड़े त्रिभुज का साइड 9 है, ठीक है। लेकिन बड़े त्रिभुज का जो ये रेशियो में 9 है, इसका वैल्यू में कितना वैल्यू है भाई, 45 है। यानी कि 9 की वैल्यू 45 है, यानी कि ये कितना गुना है जी, 5 टाइम्स है। तो ये भी 5 टाइम्स होगा, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये रेशियो इक्वल होना है। तो ये भी 5 टाइम्स हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तभी तो 10 और 45 का रेशियो वापस 2 और 9 बनेगा। तो 10 यहाँ पे दोस्त आंसर था। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं झट से। देखिए अगले सवाल में आपको ऐसा कुछ चित्र दे रखा है, ये यहाँ पे ऐसे है। अब देखिए इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर एस क्या है, एक 20 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। एस आर जो है वो, एस आर को बिंदु टी तक बढ़ाया गया है। क्यू टी की लंबाई जो है वो है 25। तो दोनों वृत्तों के केंद्र O1 और O2 के बीच की दूरी आपको बतानी है कितनी होगी, यानी कि ये लेंथ हमें बताना है। चलो तो डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं और फिर इसमें वैल्यू साले रखते हैं और बनाना शुरू करते हैं। देखें दोस्त, अब इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो आप ये समझ लो, यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे अच्छा आप एक बात समझो कि इसमें एक साइड 20 दे रखी है और दूसरी साइड हमें दे रखी है 25। 20 और 25 ये दोनों 5 से कटने वाले हैं, तो हम 5 से डिवाइड करके ही पहले लिख लेते हैं। अगर आप 5 कॉमन ले लेते हैं इनमें या 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 20 बन जाएगा 4 और 25 बन जाएगा 5। मैं 5 से अभी डिवाइड कर रहा हूँ ताकि ये रेशियो मैं इनका लेना चाहता हूँ ना, 5 4 मैं रेशियो ले लूँगा और बाद में जो आंसर आएगा उसको वापस हम 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि हम दोनों साइड को 5 से डिवाइड करके लिख रहे हैं। देखो ये 20 है तो 20 के बदले में मैं लिख रहा हूँ 5 से डिवाइड करके 4। और ये 25 दिया था क्यूटी, तो क्यूटी 25 को भी मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 5 लिख दिया मैंने। अब बाद में जो हमारा आंसर आएगा वो भी 5 से डिवाइड होकर ही आएगा, यानी कि लास्ट में हमें उससे 5 से गुना करना पड़ेगा, तभी आंसर हमारा मिलेगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा देखो अगर ऐसा बात समझ गया तो हम ये भी कह सकते थे कि 5 से कटने वाला आंसर होगा, जो कि केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। क्योंकि हमें पता चल गया कि हम लास्ट में जो भी आंसर निकालेंगे उसको 5 से गुना करेंगे, क्योंकि हम 5 से डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पर। तो ठीक है, तो हम ऐसे डायरेक्ट ये कह सकते थे कि 5√10 आंसर होगा, क्योंकि 5 से कटने वाला केवल यही ऑप्शन था। अब रह गया कि अगर पूरा बनाना पड़ता तो क्या करते, तो देखिए पूरा बना के भी हम दिखाते हैं। ये हमने लिखा था 4 और ये लिखा था दोस्त 5। अब बताओ ये लाइन अगर 4 है तो ये लाइन भी 4 हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो मैंने इसको भी लिख लिया 4। और ये 90 डिग्री यहाँ पे है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के सारे कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगा। ट्रिपलेट आपको पता होगा 3 4 5, तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा अपने पास 3। अब ये जो अंदर सर्कल बना हुआ है उसका अगर आपको रेडियस लिखना है इन सर्कल का, तो समकोण त्रिभुज में जो इन सर्कल का यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, वो निकालते हैं हम लोग ये लंब और प्लस में आधार और माइनस में कर्ण का आधा, यानी कि 4 3 7 में से 5 आपको घटाना है। 4 प्लस में 3 यानी कि लंब प्लस आधार और माइनस में कर्ण, बेस प्लस में हाइट और माइनस में हाइपोटेनस और उसका हाफ, ठीक है। तो मैं 4 3 7 में से 5 घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा और 2 का हाफ कितना होगा 1, ठीक है। तो इस अंदर वाला जो सर्किल है इसका एरिया रेडियस कितना आ गया 1। अब ये अगर 1 है मान लो, तो मैं यहाँ से इसको मिला दूं अगर, तो ये भी कितना होगा दोस्त 1 होगा, ये नीचे वाला भी 1 होगा और ये सारे लगभग 1 1 होंगे, ठीक है। चलो अब हमें चूंकि ओ क्यू निकालना है तो हम कुछ ऐसे इसमें डायग्राम बना लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट का मतलब आपको पता होगा कि ये जो है ये कॉमन टेंजेंट हो गया, और कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिलहाल कॉमन टेंजेंट की फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर बात से समझ लो, जैसे इसको मैं यहाँ से अगर ज्वाइन कर दूँ ये, आप पहले बीच में से ये 4 मिटाने दो एक बार। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि ये मैंने पूरा खींच दिया, ये भी पूरा खींच दिया, एक मिनट,
ये लाइन भी मैंने पूरा बना दिया। अब बोलेंगे कि ये भी तो 1 ही होगा। अच्छा आप बताओ कि अगर मैं इसको P तो है इसमें, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया y, इसको मैंने मान लिया y, वो अब दूसरे कलर से दिखाना पड़ेगा वरना इतना छोटा चित्र है। देखो ये मैंने y मान लिया और नीचे मैंने x मान लिया। अब देखो y x चूंकि 1 है, y x 1 है, तो ऊपर वाला भी 1 होगा ये, यानी कि O1 और y कितना होगा 1। O1 और y 1 क्यों होगा, क्योंकि आप ये समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल ये लाइन है, आप फिर से समझो, ये जो टोटल लाइन है जो मैं बार बार ब्लूइश कर रहा हूँ, ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि ये पूरा 4 था, तो ये 4 का आधा होगा, कितना होगा 2 होगा, ठीक है। अब अगर ये 2 है और इस 2 में आपको ये पता चल गया कि ये चूंकि 1 है तो ये भी आधा 1 है, तो ऊपर वाला भी 1 होगा, तभी तो ये पूरा 2 बनेगा, ठीक है। पूरा 2 है तो दोनों साइड 1 1 बनेगा। अब ये अगर 1 1 बन गया तो मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर देने वाला हूँ। अब देखो इसको मैंने जैसे ही ज्वाइन किया तो आप इस त्रिभुज को बाहर उठा के जरा समझो एक बार, किस त्रिभुज को, इस त्रिभुज में ये अपने पास है O1, ठीक है, और एक मिनट, ये O1 है और ये है O2 और ये है हमारे पास x नहीं है, ये कितना है दोस्त, ये है y, ठीक है। अब आप बात समझो कि अगर ये y है, ये तो 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि ये पूरा वर्ग का भुजा है जो कि 4 है, तो ये आधा होगा 2। अब ये अगर 2 है और ये 1 है, ये 2 और ये 1, तो नीचे कितना आ गया 3, और ये हमारे पास 1 आया हुआ था। आप बात समझे कि नहीं, वापस एक बार समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ दोस्त। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पूरा जो साइड है एक्चुअली में वर्ग का जो पूरा भुजा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 4 मैंने माना है, तो ये इसका हाफ है, इसीलिए मैंने इसको 2 कर दिया। अब ये 2 कर दिया और इस साइड तो छोटे वाले वृत्त का ये त्रिज्या था 1, तो ये टोटल साइड कितना हो गया 2 और 1 3, इसीलिए मैंने YO2 को भी 2 और 1 3 मान लिया। YO2 भी तो उसके समांतर है और बराबर ही है, तो YO2 भी कितना हो जाएगा 3, और OY तो हमारा 1 आया हुआ था, तो ये 1 था ही। अब हमें O1 और O2 बताना है, तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 या 9 और 1 10। अब देखो √10 हमारा आ रहा है O1 और O2 की वैल्यू, लेकिन आपको पता था कि शुरू में हमने 5 से डिवाइड किया था सबको, तो अभी 5 से हमें गुना करना पड़ेगा, तो √10 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये 5√10 आंसर देगा आपका, ठीक है। तो 5√10 यानी कि ऑप्शन ए। देखें भाई इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि दी गई आकृति में सी डी और ए बी वृत्त के व्यास हैं, ए बी और सी डी एक दूसरे पर लंब भी हैं, साथ ही एल क्यू और एस आर क्रमशः ए बी और सी डी पर लंब हैं, और वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 5, पी बी और पी ए का रेशियो 2:3 है, सी और एन डी का भी रेशियो है 2:3, और हमें एस एम की वैल्यू बतानी है। चलिए वृत्त में आते हैं डायरेक्ट और चित्र में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। अगर चित्र और बड़ा कर लें, अच्छा आप देखो यहाँ पे दोस्त हमें क्या क्या प्रोवाइडेड है, तो आप बोलेंगे कि मेन प्रोवाइड है इसमें रेडियस, रेडियस है 5। अगर रेडियस 5 है तो आप ए बी की बात बोलेंगे, अगर टोटल तो ए बी तो व्यास है, तो मैं बोल दूंगा कि अगर ए बी व्यास है तो ए बी की वैल्यू हो कितनी जाएगी, रेडियस की डबल यानी कि 10, क्योंकि रेडियस था 5। और ए बी को रेशियो में भी बांट के दे रखा है कि पी बी और पी ए, देखो पी बी और पी ए को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये एक्चुअली में ए बी बन जाएगा, और इसको रेशियो में डिवाइड करके दिया है कि पी से बी तक है 2 3, सॉरी पी से बी तक ये 2 है और पी से ए तक ये 3 है। अब देखो अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये 5 बनेगा, लेकिन एक्चुअली में ये ए बी के बराबर बन जाएगा, यानी कि डायमीटर के बराबर बन जाएगा, तो 5 10 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 2 के बराबर हो जाएगा। अगर 1 2 के बराबर आ गया, इसका मतलब हम समझ गए कि हर एक वैल्यू डबल होने वाली है, यानी कि ये जो 2 है इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, और ये जो 3 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब वापस जरा देखो इन सबको हटा के कि अगर हमारे पास ए से पी तक 6 आ गया और ये हमारे पास 4 आ गया था, ठीक है, और टोटल 10 है क्योंकि 82 10 है। अब इसमें देखो आपको ओ से ए तक की वैल्यू तो 5 पता है, ओ से ए तक 5 क्यों, क्योंकि ओ ए रेडियस है, ओ सेंटर है और ए परिधि पर का एक पॉइंट है, तो ओ ए रेडियस होने के कारण हम कहेंगे कि अगर ए पी 6 है और ओ ए रेडियस 5 है तो ओ से पी तक कितना होगा जी 1 होगा। और सिमिलरली अगर आप सी डी जो है उसको भी बांटोगे, क्योंकि सी एन और एन डी भी कितना है 2:3 है, ठीक है, तो उसको भी बांटोगे तो वैसे ही बांट के ये भी कितना आ जाएगा 1, यानी कि आपको ओ पी मिल गया 1 और ओ एन भी मिल गया 1, और इस हिसाब से ये सारे लगभग 1 1 आ जाएंगे, लगभग नहीं एग्जैक्टली 1 आएंगे, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा और इस साइड का भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये चारों 1 आ गए तो हमें एस एम बताना है, तो एस एम हम कैसे बना सकते हैं, एस एम के लिए मैंने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। देखो
ओ को मैंने एस से मिला दिया और इसको मैं अलग बना रहा हूँ। ये कुछ ऐसा बना है अपने पास, ये है एन और इस पर कहीं पर एम भी है और यहाँ पर ओ है और यहाँ पर एस है। अब ये हमारे पास था रेडियस, यानी कि ये कितना था 5 और ये है 1। अब बताओ अगर ये 5 और 1 है और ये भी एक ही था हमारे पास, इसको हमें निकालना है तो एक्स मैंने मान लिया। तो अब पाइथागोरस आप लगा दीजिए इसमें। तो आप बोलेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 1 का, सॉरी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर वो एक्स प्लस 1 के बराबर होगा। एक्स प्लस 1 बराबर होगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर, 25 में से 1 जाएगा तो 24, और 24 को हम लिख सकते हैं 4 रूट 6, यानी कि सॉरी 4 का मतलब 4 छक 24, तो 2 रूट 6 लिख सकते हैं। अब बताओ एक्स प्लस 1 अगर 2 रूट 6 है तो डायरेक्ट एक्स कितना होगा, तो आप बोलेंगे एक्स होगा जी 2 रूट 6 और माइनस का 1, और यही इस सवाल का आंसर है। एक्स इज इक्वल टू हो गया 2 रूट 6 माइनस 1, यानी कि एस एम की वैल्यू हो गई 2 रूट 6 माइनस 1। आगे आते हैं दोस्त, अगले सवाल पे आएंगे। देखें दोस्त, इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एम एन ओ पी 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और आपको वृत्त की त्रिज्या का मान सेंटीमीटर में बताना है। तो चलिए इसके लिए डायग्राम में कुछ चेंजिंग लाते हैं। क्या क्या कर सकते हैं आप देखिए। देखो इसका साइड अगर 6 है तो यहाँ से मैं मिला दूँ अगर, तो आप बोलेंगे कि यहाँ से ये डालने के कारण ये जो पी एम है ये क्या है, जीवा है। और जीवा को अगर हम जीवा पर लंब डालते हैं सेंटर से तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, यानी कि ये 3 3 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 6 था, साइड पूरा 6 था वर्ग का, तो ये 3 3 हो गया। और इसको मैं अब यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि ये रेडियस है अपने पास। अब ज़रूरत है हमें इस वैल्यू की, ठीक है, इस वैल्यू को किसी तरह निकालने की। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से इसको मिला दिया और आपको पता है कि अब ये वाली लाइन भी इसके बराबर होगा। जैसे मैंने इसको y मान लिया तो सी वाई के बराबर होगा और इसको x मान लिया, तो आप बोलेंगे कि एक्स एम और सी वाई क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से आप एक बात समझ लो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं t रख दूँ ये चीज़, तो अब मेन मुद्दा आता है कि हम ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर भी ये लंबी है, ठीक है, सेंटर से यहाँ पर भी हमने ये जीवा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं के रख देता हूँ, आप एक बात समझना, अगर मैं इस पॉइंट को के मान लेता हूँ तो आप बोलेंगे कि एम के भी क्या है, एम के भी एक जीवा है। और सी से इस पर भी मैंने लंब डाला हुआ है, सी से मैंने लंब डाला हुआ है सी एक्स एम के पर। तो वो लंब जो सी एक्स है वो एम के को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, ठीक है, लेकिन एम के को डिवाइड करिएगा, न कि एम एन को। ये बात ध्यान रखिएगा, एम एन को डिवाइड नहीं करेगा, एम के को, क्योंकि जो जीवा है जो कॉर्ड है वो एम के है कॉर्ड, ठीक है, एम एन कोई कॉर्ड नहीं है, कॉर्ड है एम के, ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो एम के को ये डिवाइड करेगा एक्चुअली में। अब ये बात आप समझ लो कि जो एम के है वो इस वर्ग की भुजा नहीं है कि हम ये बोल दें कि ये पूरा 6 है और डिवाइड करके एम से एक्स तक को हमने 3 लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। पी एम क्या था, पी एम साइड था, इसीलिए वो डिवाइड हो गया हाफ हाफ और 3 आ गया, लेकिन एम के जो है वो साइड नहीं है। तो पहले आपको एम के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब एम के को अगर हम आधा करेंगे तो हमें एक्स और एम तक की वैल्यू मिलेगी, और वही एक्स एम की वैल्यू हम सी वाई के बदले में रखेंगे और फिर पाइथागोरस लगाएंगे। तो यहाँ पे चलिए एम के की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो कि एन टी क्या है, एन टी है हमारे पास टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, और एन से जो एम है ये है एक छेदक रेखा, यानी कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि एन टी का जो स्क्वायर होगा, एन टी का स्क्वायर यानी कि टेंजेंट का स्क्वायर, वो एन से के तक और गुणा में के से एम तक के बराबर होगा। एन से के तक और के से एम, एन से के और एन से एम, अच्छा सॉरी ये गलत हो गया ना, एन एम ना होगा यहाँ पे, एन एम, एन से के तक और एन से एम तक के बराबर होगा। ये आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सर्कल में अगर बाह्य बिंदु से हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं और एक छेदक रेखा होती है, जैसे ये पी हो गई, ये क्यू और ये आर और ये टी, तो आपने पढ़ा होगा कि ऐसे केस में पी टी स्क्वायर जो होता है वो ये पी क्यू और गुना में पी आर के बराबर होता है। तो सेम कंडीशन में यही अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पर, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये वैल्यू लिख दी कि इस चित्र में जो एन टी का स्क्वायर होगा वो एन के और गुना में एन एम के बराबर होगा। और एन टी कितना है, 3 है, क्योंकि ये पूरा साइड था तो इसमें आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पूरा 6 था तो 3 का स्क्वायर ये 9, और एन की वैल्यू तो हमें नहीं पता है तो एन के मैंने लिख दिया, और एम एन की वैल्यू 6 थी। तो यहाँ से अगर मैं एन के की वैल्यू लिखूंगा तो आप बोलेंगे ये 9/6 होगा, यानी कि 3 तिया 9 और 2 तिया 6, ये 3/2 हो गया। और अगर एन के की वैल्यू हमारे पास आ गई तो अब हम एम के की वैल्यू भी लिख सकते हैं। एम के की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, ये पूरा साइड एम एन 6 था, तो अगर मैं 6 में से ये एन के घटा दूं यानी कि 3/2 घटा दूं तो हमारे पास एम के बच जाएगा, और ये घटाएंगे तो 6 दूना 12 में से 3 जाएगा, तो ये 9/2 आ जाएगा, ठीक है।
एम के कितना आ गया जी, 9/2 आ गया। अब देखो अगर एम के 9/2 आ गया तो मैं डायरेक्ट एम एक्स की वैल्यू अब लिख सकता हूँ कि एम एक्स जो होगा वो आधा होगा 9/2 का, यानी कि वो कितना हो जाएगा 9/4। और अगर एम एक्स 9/4 है तो आप बोलेंगे सी वाई भी 9/4 है। तो आप डायरेक्ट अब त्रिभुज पी वाई और सी में देखो, पी वाई सी में इस त्रिभुज में हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे कि यहाँ पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं दोस्त कि एक साइड 3 है और एक साइड सी वाई जो है वो 9/4 आ चुकी है एम एक्स के बराबर होने के कारण, तो हम रेडियस डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब अगर मैं 4 से 3 को गुना कर दूं तो ये 12 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा, तो उधर कितना बनेगा 15 बन जाएगा, और 4 से गुना किया था तो 4 से डिवाइड भी हो जाएगा, 15/4 यानी कि 3.75। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आप पाइथागोरस लगा भी सकते हैं, मैंने ट्रिपलेट यूज कर दिया यहाँ पर रेशियो में लेकर के। ठीक है, आप चाहो तो ट्रिपलेट ना यूज करके और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हो, ऐसे कि आर की जो वैल्यू होगी वो √3 का स्क्वायर और 9/4 यानी कि 3×9 और प्लस में 9×9 = 81 और बटे में 4×4 = 16, ऐसे भी करके निकालोगे तो आपको 15/4 मिलेगा। देखो ये नीचे 16 मिल रहा है और ऊपर 225 बन जाएगा। 15/4 का मतलब होता है 3.75, और ये इसका आंसर है। आगे आते हैं अगले सवाल में। देखें भाई इस सवाल में क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर क्यू पर समकोण त्रिभुज है और पी क्यू की वैल्यू 35 है, क्यू एस की वैल्यू 28 है, तो एस आर की वैल्यू बतानी है। अच्छा एक बात आप सोचो जरा यहाँ पे कि हमें क्या क्या वैल्यू प्रोवाइडेड है, पहले वो लिख लें। अगर तो पी क्यू 35 है यानी कि ये जो है ये 35 है, और हमें क्यू एस दिया है 28 यानी कि ये चीज़ 28 दे रखी है, और ये यहाँ पे लंब होगा। क्यों लंब होगा आप ये भी समझ लो, क्योंकि जो त्रिभुज ये वाला है त्रिभुज क्यू एस और आर, ये समकोण त्रिभुज के अंदर, सॉरी समकोण बोल रहा हूँ मैं, अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ त्रिभुज है। अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ त्रिभुज जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है दोस्त समकोण त्रिभुज। इसीलिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, और 90 डिग्री का एंगल बनने के कारण अब मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर ये 35 है ये 28 है तो ये कितना हो जाएगा ये वाली वैल्यू। तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये 3 4 5 को 7 7 से गुना किया गया है, ये 5 सत्ते 35 है और ये 4 सत्ते 28 और तो ये 3 सत्ते 21 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से वापस बात आप समझो कि ये था 35 जो कि 90 के सामने था, और ये था 28, तो ये कितना आ गया था अपने पास 21, क्योंकि ये ट्रिपलेट 3 4 5 को 7 से गुना किया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो कि जब भी 90 डिग्री से हम लंब खींचते हैं तो उस लंब का जो स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि क्यू एस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा एस से पी तक, यानी कि एस पी, और गुना में फिर एस से आर तक यानी कि एस आर के, और हमें एस आर बतानी है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो क्यू एस का स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर, तो ये तो 28 गुना में 28 हो गया, और इक्वल टू में एस से पी जो कि 21 आ चुका है, और गुना में एस आर जो कि हमें बताना है। तो आप इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, यानी कि एस आर की वैल्यू आ गई 28 चौके 112 और बटे में 3, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 तियाँ 9, और फिर आ जाएगा अपने पास कितना 2, तो 3 सत्ते 21 और 3 और 7 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, बाकी तो 1 बचेगा तो ये 3 आएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो गया अपने पास 37.33। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में आ जाते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, इसमें आपको ये दिया है कि इस आकृति में P जो है वो सेंटर है, क्यू एस पी आर के बराबर है, तो आपको इन दोनों एंगल्स का रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। चलो कोई बात नहीं है, उसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं। आपको पहले क्या क्या बराबर दिया था, क्यू एस और पी आर बराबर दिया था, एक मिनट। देखिए हमें क्या क्या बराबर दिया है, क्यू एस यानी कि ये वाली लाइन इस पी आर के बराबर दे रखी है। कोई बात नहीं, अच्छा देखो एक बात तो फिर क्लियर हो गया ना, पी आर तो रेडियस है, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो गया अब, और ये भी रेडियस हो गया। अब यहाँ पर देखो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा कि मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ कोण का, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, जैसे मैंने इस दोनों को 60 60 ले लिया है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो मैं इसको अपने भलाई के लिए क्या ले रहा हूँ 60 ले रहा हूँ। ये 60 ले लिया मैंने, तो आप बोलेंगे कि इधर वाला भी फिर 60 ले लो, क्योंकि ये आमने सामने के भुजा बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होंगे। और ये अगर 60 60 हो गए तो आप बोलेंगे कि अब ऊपर वाला एंगल भी कितना बचेगा, 60 ही बचेगा। ठीक है, एक अलग चित्र ही बना लेते हैं, क्यों इतना में दिमाग लगाना। चलो वैसे उसी में कर लेते तो भी अच्छा था, फिर भी कोई बात नहीं, अलग चित्र बनाते हैं एक बड़ा सा ऐसे अपने पास, और एक यहाँ से ऐसे गया हुआ है और फिर ऐसे है,
और ये सेंटर है, इसको मिलाया हुआ है। अब आप देखिए, ये P था हमारे पास, S था, और ये Q था, ये R था, और ये T था। मैंने बोला दोस्त कि चूंकि ये तीनों साइड्स बराबर हो चुके हैं, तो ये मैंने अपने हिसाब से मान लिया कि ये 60 है, तो फिर ये भी 60 हो जाएगा क्योंकि भुजा बराबर है। और दो कोण अगर 60 है तो ये तीसरा भी 60 ही हो जाएगा। अब देखो, ये अगर 60-60 हो गए, अब यहाँ पर आप समझो वापस से एक बात कि अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो आप बोलेंगे कि ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। और ये दोनों कोण किसके बराबर होगा? अगर मान लो ये थीटा है, ये थीटा है, तो आप बोलेंगे 2 थीटा 60 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये 60 यहाँ पे बाह्य कोण है। अंतः दोनों कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, ये बात आपको पता होगा। तो 2 थीटा अगर 60 के बराबर है तो थीटा कितना हो जाएगा जी? 30 हो जाएगा। और ये अगर 30 हो गया, मान लो यहाँ पर कितना आ गया? 30। तो अब ये एंगल हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि एक पूरी रेखा पर 180 बनता है, उस पर से आप बोलेंगे कि 180 में से यहाँ पर 60 हो गया है और यहाँ पर 30 हो गया है, यानी कि 90 तो चला गया, तो ये भी कितना बच गया? 90। ठीक है, अब हमें बताना क्या था? किसका रेशियो बताना था? हमें बताना था, देखो, RSP, RS और P यानी कि थीटा का। तो थीटा हमारे पास 30 आ चुका है, और रेशियो बताना है किससे? TPR से। TPR जो कि 90 आया है, 30 का 90 से रेशियो बताना है, तो 30 या 90 यानी कि 1:3 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या है? सही है। ठीक है, अब आप चाहें तो आप ये मत पूछिए अब कि मैंने 60 ही क्यों लिया। आप 30 ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, जो ले लो, रेशियो निकालना है। आप कुछ भी लोगे तो रेशियो सेम ही आएगा। अगर आप थीटा लो, एक्स लो, वाई लो, या 50, 60, 70, 180 भी ले लो, कुछ भी ले लो, तो भी आपको रेशियो इतना ही बनने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्त और अगले सवाल पे आ जाएंगे जल्दी से। अगले सवाल में देखिए आपको क्या दे रखा है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि इस चित्र में दी गई आकृति में PQRS जो है वो एक चतुर्भुज है। ठीक है, और QR जो है वो 18 है, PS 9 है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताने के लिए हमें थोड़ा अलग डायग्राम बनाना चाहिए था, क्योंकि इस डायग्राम में तो बात बनेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, अलग डायग्राम बनाते हैं। नीचे आकर के हमें ये याद रखना है कि ये नीचे वाला साइड जो है ये 18 है और ऊपर वाला 9 दिया हुआ है। बाकी बात तो हम संभाल ही लेंगे। चलो एक चित्र ही ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा चित्र था दोस्त, आप समझिएगा ज़रा। मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये 60 था, और ये भी 60 था, और ये कितना था? 150 था। अच्छा एक बात बताओ, आप इस 150 को हटाओ, गोली मारो। आप समझ लो केवल कि ये 150 था। अब लिख ही देते हैं, लिख दिए तो। अगर ये 150 है, ये 60 है, ये 60 है, तो टोटल मिला के ये कितना होगा? तो आप बोलेंगे 60 60 120 यानी कि 270 हो गया। अगर 270 हो गया तो ये कितना बच गया? तो आप बोलेंगे ये 90 डिग्री बच गया, क्योंकि टोटल 360 होता है चतुर्भुज में। अब ये 90 आ गया, तो मैं क्या करूँगा कि इसका एरिया निकालने के लिए, देखो कोई बात बन तो नहीं रही है, क्योंकि साइड हमारे पास दो ही है, ये 18 है और ये साइड हमारे पास 9 है। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि इसको आगे बढ़ा लेता हूँ और इसको भी आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाने से मान लो ये वैल्यू हमारे पास क्या था? PQ और RS था इनका नाम। तो इसको मैंने एक मान लिया कि ये कितना हो गया? T हो गया इसको। अभी आप ज़रा बात ध्यान से समझिएगा कि ये जो पूरा त्रिभुज बन गया, अब इस त्रिभुज में हमें दो कोण 60-60 पता है, तो क्या ये तीसरा कोण भी 60 नहीं होगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल जी, तीसरा कोण भी 60 हो जाएगा। तो अगर तीसरा कोण भी 60 हो गया, यानी कि ये त्रिभुज बनेगा समबाहु। अब चित्र को मैं थोड़ा और अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मज़ा नहीं आ रहा है चित्र में, तो मैं इसको ऐसे क्लियरली मिला दिया। ठीक है, देखो क्लियरली मैंने इसको मिला दिया। अब आप बोलेंगे कि इसको मैंने बोला था कि ये PQR और S है, और ये मैंने T मान लिया था, और ये 9 है। अब अगर ये 9 है दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझना कि चूंकि ये समबाहु त्रिभुज बन गया, ये पूरा जो त्रिभुज TQ और R है, ये क्या हो गया? एक समबाहु त्रिभुज बन गया। और ये समबाहु त्रिभुज अगर बन गया, तो यहाँ पे T के पास भी एंगल कितना बन जाएगा? 60 डिग्री बन जाएगा। और अगर T के पास एंगल 60 डिग्री बना दोस्त, तो आप ये समझिए कि ये तो 90 ही था, ये कितना था? एंगल TSP जो एंगल था ये तो 90 ही था, क्योंकि एक साइड 90 है तो दूसरे साइड भी 90 ही होगा। अब इसमें से एक कोण अगर 60 हो गया है, तो दूसरा कोण यहाँ पे कितना बनेगा? 30 बनेगा। P के सामने कोण कितना बन जाएगा दोस्त? तो वो बन जाएगा 30। अब देखो, अगर 60 के सामने 9 है, अब इस त्रिभुज में देखना आप, त्रिभुज किसमें? त्रिभुज PST में देखना। PST में
आप देखोगे कि एक कोण 60 है तो दूसरा 30 हो जाएगा, और 60 के सामने अगर हमें 9 दे रखा है, अब बहुत ध्यान से बात समझना, आपको ये साइन वाला बात याद होगा कि अगर 30 के सामने 1 होता है तो 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोलोगे कि 60 के सामने अगर 9 है तो ये 30 के सामने कितना होगा जी, 9/√3 होगा। 9/√3 का मतलब है 3√3। ठीक है, 9/√3 का मतलब कितना है, 3√3। अब इसको मैं और साफ थोड़ा करने की कोशिश करता हूँ, ये सब हटा के आप डायरेक्ट ये समझ लो कि ये अगर 9 था तो ये कितना आ गया, अब 3√3। और क्यों आ रहा है ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 60 के सामने 9 है तो 30 के सामने होगा 9/√3, और 9/√3 को आप लिख सकते हैं 3√3। अब ओवरऑल देखिए, अगर मैं समबाहु त्रिभुज में से ये वाला एरिया ब्लैक वाला घटा देता हूँ तो क्या हमारा चतुर्भुज का एरिया बच जाएगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बच जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ समबाहु त्रिभुज यानी कि इसका एरिया, ठीक है, इस पूरे त्रिभुज का बड़े वाले का एरिया। तो आप बोलेंगे बड़े वाला तो समबाहु त्रिभुज है तो उसका एरिया हो जाएगा √3/4 और इंटू में साइड का स्क्वायर, और साइड कितना दिया था नीचे वाला 18 दिया था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 18 का स्क्वायर यानी कि 18 गुना में 18, और माइनस में हम लिख देंगे 1/2 और बेस इंटू में हाइट इस छोटे त्रिभुज के लिए, क्योंकि ये तो 90 एक कोण है, उसमें एक कोण 90 होने के कारण हम उसको समकोण त्रिभुज पे बना दिए 1/2, और बेस 9 ले लिया मैंने और हाइट ले लिया 3√3। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये 4 से ये पूरा कट जाएगा कितने बार में, 81 बार में, क्योंकि ये 9 से कटेगा और वो भी 9 से, तो 81 दूना हो जाएगा 162, और माइनस में ये बन जाएगा कितना अपने पास 162 माइनस में ये बन गया कितना, 9×3 = 27√3, 27√3 ही ना होगा। अच्छा 162 में भी तो √3 है ना, 162√3 और माइनस में ये हो गया 9×27√3 और बटे का 2। देखो मैंने एक ही बार एलसीएम ले लिया दोस्त, ठीक है, आप आगे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब 162 में से अगर आप 27 घटाएंगे तो ये मिल जाएगा 135 का, और √3 और बटे में 2। ये अपना आंसर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, सही है। कैसे किया मैंने यहाँ से एक पूरा इसको ड्रॉ कर दिया, और पूरा ड्रॉ करने के कारण ये बन गया एक समबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो कोण जब 60 था तो तीसरा कोण भी 60 ही होना था। और अगर ये समबाहु त्रिभुज बन गया दोस्त, तो इस त्रिभुज में हमने ये बोला कि यहाँ पे 90 था तो दूसरे साइड भी 90 बन जाएगा, और उसमें हमने साइन फार्मूला लगा लिया, साइन वाला जो साइन का फार्मूला चलता है वो फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। और 60 के सामने अगर 9 था तो 30 के सामने मैंने 3√3 लिख दिया। अब फिर उसका एरिया इजीली निकल गया, हाफ ऑफ बेस इंटू में हाइट, यानी कि हाफ, और बेस था 9 और हाइट हमने ले लिया 3√3 को, और ये एरिया पूरे समबाहु त्रिभुज में से घटा दिया तो हमारा जो चतुर्भुज था उसका एरिया बच गया, ठीक है, यानी कि 135 और √3/2। आगे बढ़ते हैं और एक दो सवाल करके देखते हैं, या एक ही सवाल करके रहने देते हैं इस बार, ठीक है, काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो अभी। अब देखो इसमें क्या है अपने पास कि PQR एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल है 180, और ये बोल रहा है कि S जो है वो QR पर एक बिंदु इस प्रकार है कि PS कोण QPR का कोण समद्विभाजक है, और आपको ये भी वैल्यू दे रखी है कि PQ जो है वो PR के बराबर है, और उनका जो, यार बराबर है कि इनका रेशियो है, रेशियो है, इंग्लिश वाले में देखो रेशियो दिया है, PQ और PR का रेशियो 2:3 है, तो हमें PSR का क्षेत्रफल बताना है। अब आप चित्र से इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि एक त्रिभुज है, पहले तो PQR, तो मैंने एक त्रिभुज ही बना दिया PQ और R। अब इसमें ये बोल रहा है कि S जो है वो QR पर एक बिंदु है, S QR पर एक बिंदु है, और इस तरीके से है कि P से S को अगर आप मिलाते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर बन जाता है। और आपको ये दिया है कि PQ का जो रेशियो है PR से ये है 2:3। अब मैंने अपनी ज्योमेट्री की पिछली कई सारी वीडियो में ये बात बताई हुई है कि अगर ये कोण समद्विभाजक है बीच वाला लाइन, और ये x/y है, तो ये भी नीचे वाला x/y ही होता है, ये मैंने कई बार बताया है आपको। और यहाँ से मैं अब डायरेक्ट ये कह सकता हूँ कि अगर PQ और PR का रेशियो 2:3 है, ये 2:3 है एक्चुअली में, ठीक है, इनका रेशियो अगर 2:3 है, यानी कि ये 2 है ये 3 है, तो इनका रेशियो भी कितना हो जाएगा, 2:3 होगा, यानी कि 2:3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो एरिया होता है वो बेस के रेशियो में ही बढ़ जाता है, क्योंकि हाइट बराबर है इसमें, तो बेस के रेशियो में हम एरिया को बांट देंगे, यानी कि ये 2 और 3 टोटल मिला के 5 हो रहा है। लेकिन सवाल में ये कितना है जी, 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 5 180 है, तो एक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और एक 36 हो गया, तो हमें ये वाला एरिया बताना है। और इसका बेस कितना है, इसका बेस है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 या 108, और 108 इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो
तो ये अंतिम सवाल था वीडियो को। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइए। और आज के बाद अभी कोशिश है मेरी कि लंबी लंबी वीडियो आए। और मैंने क्या किया है दोस्त कि जो मेरी पिछली ज्योमेट्री की जितनी भी 5 पार्ट में अलग अलग वीडियो आई थी, उसको अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको कंबाइंड करके और एक ही 3-4 घंटे या 5 घंटे जितने की वीडियो बने उसको एक ही साथ अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, साथ ही इसे शेयर भी कीजिए, ताकि जो लोग पेड कोर्स नहीं लिए हैं या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेड कोर्स को, जो खरीद नहीं सकते हैं और उन्हें पेपर देना है मेंस का या फिर सीजीएल सीपीयू की तैयारी करनी है, तो उनकी तैयारी में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो आप ज़रूर से दूसरों की मदद कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।